वोट देने और शेयर लेने का जी बिजनेस का ऑफर जबरदस्त कामयाब होता दिख रहा है। एक के बाद एक ढेर सारे हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं वोट डालने के बाद सेल्फी, और सेल्फी के बदले में आपको मिलेंगे शेयर कुछ ही देर में। लेकिन बाजार का आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन रहेगा शानदार, भरपूर और बेहद अहम भी, क्योंकि आज है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन कैसे हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं रजत देवगन। बाजार पे आज ठीक है, थोड़ी बिकवाली जरूर देखने को मिली और 11,600 के लेवल के ऊपर लगभग दिन भर हमने गुजार दिया है। लेकिन अब अगला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी कट रही है ऑप्शंस की, निफ्टी और निफ्टी बैंक की। तो तैयार हो जाइए, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में कौन से ट्रेड्स आपके लिए फायदेमंद है, इस पे बात करेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले फटाफट आपको बता दें कि बाजार का अब तक का एक्शन किस तरह का रहा है। अब तक की बड़ी बातें बाजार की। एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव है, 11,550 के करीब तक पहुंचा निफ्टी। उस अहम सपोर्ट लेवल के पास पहुंचने के बाद थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है दिन के निचले स्तरों की तरफ ही। सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी भी कमजोर है। IT, मेटल और बैंकिंग शेयरों से बाजार पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। वहीं ऑटो और FMCG, ये दो ऐसी स्पेस हैं जहां हल्की फुल्की खरीदारी आपको नजर आएगी। नतीजों से पहले इन्फोसिस और TCS दोनों हैं कमजोर, 1% के नुकसान के साथ। ये बाजार का अब तक का हाल आपके लिए। लेकिन फाइनल ट्रेड में आपके सामने क्या क्या रखेंगे, ये आपके सामने मैं अभी बता दूं। एक तो होंगे ट्रिगर्स, जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कल जब बाजार खुलेंगे तो किन इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आपको ट्रैक करना है, वो आज ही हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ होंगे खबरों वाले शेयर्स, बाजार खुलने के बाद वो शेयर्स जहां पर न्यूज फ्लो का इंपैक्ट देखने को मिला, उनके स्टॉक के प्राइसेस पे नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। हमारा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें बता रहे हैं कि बाजार कौन से ऐसे नतीजे हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है रिजल्ट सीजन में, ये बताएंगे हमको संदीप। और साथ ही साथ कुछ कहाँ होगी वीकली एक्सपायरी, ये तो हम इनफैक्ट जी बिजनेस का पोल है जो हर बार हम एक्सपायरी से पहले आपके सामने रखते हैं कि इस समय ट्रेडर्स की, ब्रोकर्स की मेंटालिटी क्या कह रही है और कौन से लेवल्स वो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं मार्केट पे, निफ्टी के और निफ्टी बैंक के। साथ ही होंगे BTSTT कॉल्स, यानी कि टेक्निकल कॉल्स जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। अनिल जी की स्ट्रैटेजी होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। मुनाफे का चुनाव, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी कल जब डिम्पी ने हमारे सामने ग्लोबल स्पिरिट्स को रखा था। वो शेयर आज गिरते बाजार में भी काफी एक्टिविटी शो कर रहा है, तो ऐसा ही शेयर उम्मीद करते हैं कि आज फिर से आपके सामने डिम्पी पेश करेंगे। और इसके अलावा होगा बैन से बेनिफिट, यानी कि वो शेयर्स जहां पर वो जो आ सकते हैं बैन लिस्ट में या फिर जो हो सकते हैं बैन लिस्ट से बाहर, उस पर चर्चा करें। तो ढेर सारा एक्शन है और एक्शन की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दें कि बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास है। एक चीज और देखनी जरूरी है, शुरुआत करें शो की उससे पहले। एक तो यूरोप का हाल कैसा है, और उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही रुपए में जो मजबूती बनी नीचे खुलने के बाद उसका किस तरह का हाल है। आइए ये तीनों ही संकेत देख लीजिए। यूरोप मिला जुला सा कारोबार है, कोई बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी नहीं है। लंदन के बाजार जो सबसे बड़े हैं वो 1/3% कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स में 28 अंकों का नुकसान है, कुछ खास नहीं। पिछले 2 दिनों से देखिए डाउ मुश्किल से 100-150 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है और बहुत सुस्ती के साथ बंद हो रहा है। तो बड़ा एक्शन अभी तक तो डाउ में दिख नहीं रहा है। कल हफ्ते का आखिरी दिन भी होगा तो देखेंगे किस तरह का कारोबार होता है। रुपया देख लीजिए और कच्चा तेल भी, तो दोनों से अंदाजा लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है। रुपया 68.89 लेवल से मजबूत होता हुआ दिखा है, 22 पैसे की शानदार मजबूती। तो फिर से रुपए में एक अच्छी मजबूती का माहौल देखने को मिला है, ये अच्छा है। और कच्चा तेल $72 के नीचे बना हुआ है, 71.38, ये है ब्रेंट क्रूड का दाम आपके लिए। आइए कौन कौन सी इवेंट्स है जो आपके लिए काम किए, जिन पर आपको रखनी है नजर, और वो इवेंट्स बताने के लिए मानसी हर रोज की तरह हमारे साथ हैं इस वक्त। मानसी बताइए, इवेंट्स कल तो भरपूर है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। आज की अगर बात करें तो चुनाव और निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, दो ही सबसे बड़े इवेंट्स हैं जिस पर हम सुबह से ही नजर रख भी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे ही वोटर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और आज शाम तक लोकसभा चुनाव के फेज 1 की वोटिंग जो है, मतदानों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। साथ ही जेट एयरवेज की बोर्ड बैठक आज होने जा रही है, ये होने की संभावना है। एक तो नए चेयरमैन के नाम की घोषणा होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, और साथ ही ऑपरेशनल इश्यूज और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की क्या है, इस पर भी सोच विचार होने की पूरी संभावना है। तो इस बैठक पर भी नजर रखनी होगी। बात करें कल की, तो IT स्पेस की 2 दिग्गज कंपनियां TCS और इन्फोसिस दोनों ही कंपनियां F&O स्पेस में अपने नतीजे पेश करेंगी, जिन पर हमारी नजर होगी। और साथ ही कैश स्पेस में टाटा मेटलिक्स और टिनप्लेट जैसी कंपनियां कल ही के दिन अपने नतीजे पेश करने जा रही है। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी कल ढेर सारा है, क्योंकि फरवरी IIP के आंकड़े कल आने वाले हैं और मार्च CPI के नंबर्स भी कल ही आते हुए दिखेंगे। साथ ही बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स भी कल ही के दिन आएंगे। तो ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन पर भी हमारी नजर होगी। साथ ही जेट एयरवेज में हिस्सा बिक्री की बोली लगाने की आखिरी तारीख कल है।
है। एसबीआई ने बोली लगाने की समय सीमा बढ़ाई थी और अब ये डेडलाइन कल खत्म हो रही है, तो ये आखिरी तारीख है अगर लेंडर्स बोली लगाना चाहते हैं तो। साथ ही ग्रासिम टैक्स मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, तो ग्रासिम के स्टॉक पर इसका क्या असर पड़ता है ये भी देखना बेहद अहम होगा। और लक्ष्मी विलास बैंक की एक बोर्ड बैठक कल के दिन होने जा रही है, जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जाएगा। और अंत में इलेक्टोरल बॉन्ड इशू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल ही के दिन आने वाला है, तो ये फैसला क्या आता है और चुनाव के दिनों में ये फैसला जब आएगा तो देखना जरूरी होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। सिलसिलेवार तरीके से बता दिया, बहुत सारे ट्रिगर्स यहाँ पर मानसी ने गिनवा दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक आंकड़े भी, आईपी का आंकड़ा और साथ साथ सीपीआई का आंकड़ा भी क्लोजली ट्रैक होगा मार्केट पे। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाएगा वो है इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके अगर होल्डिंग है इन्फोसिस और टीसीएस में, इन नतीजों का उस पर बात करेंगे और खासतौर से नतीजे रह कैसे सकते हैं ये भी बस थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स आज दबाव में है और आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स भी आज के सत्र पे दबाव में है। चलिए मेहमानों को करते हैं शामिल। राकेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद है, कुणाल सरोगी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा शुभम अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल, आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी आपके पास आता हूँ। सर, ये मूड थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव हो गया है। एक तो ये बताइए आपने किन लेवल्स पे एक्सपेक्ट की थी जो एक्सपायरी कटनी थी आज वीकली, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं कट रही है? रजत, मेरी तो एक्सपेक्टेशन 11,800 के ऊपर की थी। मुझे लग रहा था एक नया हाई लगेगा और एक्सपेक्टेशंस तो जैसे होता है, हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अंदर बाहर, बहुत से घर पर, मैं कुणाल जी से भी, तो एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादातर पूरी नहीं होती हैं और यहाँ पर भी मुझे तो निराशा हुई है। मुझे लग रहा था एक नया हाई लगेगा रजत, और वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है। बट एज ऑफ नाउ पॉजिटिव ये है कि नीचे में 10,540, 10,550 एक अहम सपोर्ट है, वो सपोर्ट इंटैक्ट है। हमने पोल बनाया ना, उसमें जब पोल का आउटकम निकल गया तो किसी भी जानकार ने नहीं समझा था कि 11,600 के नीचे आज दिन भर निकाल देंगे। कभी कभी पोल की भी पोल खुल जाती है 11,600 से 11,650, जब कल बात की तो 11,650 से 11,700। ये हर लेवल पे धोखा दे रहा है निफ्टी, और हर लेवल पे धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरक रहा है, सरक रहा है। सही बात। ये तो सरक रहा है, साथ में बैंक निफ्टी। और इसीलिए रजत, आज सुबह हम जब शो कर रहे थे 8 बजे, तो मैं एक ही बात कह रहा था, जो मेरी और डिम्पी की बातचीत चल रही थी। देखिए, मजबूती आएगी तो उसके लिए इन्फोसिस, टीसीएस और आईटी शेयरों को मजबूत होना ज़रूरी है, और वीकनेस आएगी तो लीडरशिप लेंगे बैंक शेयर। तो चूंकि बाजार नीचे जा रहा है तो लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आती दिख रही है। और कैसे आ रही वो भी बता दूं। निफ्टी को देखिए पहले, निफ्टी 25 अंक नीचे है, 1/4% नीचे आपको नजर आएगा। और अब भी 11,550 जो पिछले 10 दिनों का लो है, उसको अभी तक बैंक निफ्टी ने आज तोड़ा नहीं। आज भी 11,550 लगभग वहीं पर है निफ्टी ने। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, इसके मुकाबले में दुगुना कमज़ोर है। ये 1/4% कमज़ोर है तो बैंक निफ्टी 0.5% कमज़ोर है। और बैंक निफ्टी ने पिछले 2 हफ्तों के लो ये 29,700 के लेवल को तोड़ा है और उसके नीचे काफ़ी कामकाज कर रहा है। और इसीलिए आज के 2000 में हमने यहाँ शॉर्ट करने की राय भी दी थी कि जैसे 29,981 ये लेवल सुबह 10:15 बजे बताया था कि जैसे ये टूटता है आप शॉर्ट इनिशिएट कर दीजिए, बेच दीजिए, और ये 29,600, 29,550 की तरफ बढ़ सकता है। ये रिस्क खुलती है बैंक निफ्टी के लिए। वो तो बढ़ गया, लेकिन आज एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, अभी तक तो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सपोर्ट जोन्स के आसपास कामकाज कर रहे हैं? जानेंगे आपकी रणनीति। इनफैक्ट आप अभी थोड़ी देर में ऑप्शंस डेटा भी थोड़ा, बिल्कुल मैं बना देता हूँ, आखिरी घंटे में किस तरह से ऑप्शन के डेटा बनकर आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आज के सत्र में दबाव बनाया ना, उसमें कमान संभाली है वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने। ये सबसे तेज टूटने वाले स्टॉक्स आज निफ्टी के साबित हुए हैं। वेदांता तो खैर 4% टूट गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तमाम स्टॉक्स पे बात करेंगे, लेकिन कुछ जहां पर खबरें आई हैं स्टॉक्स पे, उस पे बात कर लेते हैं। और देवांशी इससे में न्यूज रूम से ज्वाइन कर रहे हैं। देवांशी, बताएं कौन से स्टॉक्स आज न्यूज लो में रहे और क्या इंपैक्ट दिखा स्टॉक प्राइसेस पे? बिल्कुल, आज सबसे पहले आप देखिए यूएस एफडीए से लुपिन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जो लगता है। चलिए आपके पास लौटेंगे, थोड़ी अभी ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन फिर मैं एक बार फिर से जाऊंगा आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की ओर। और शुभम जी आपके पास मैं आता हूं। जिस तरीके की प्रॉब्लम अभी निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रही है वीकली एक्सपायरी वाले दिन, ये जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं यहाँ से दिक्कत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सेटअप बताएं, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का क्या बता रहा है? गुड आफ्टरनून रजत जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में जो एक बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मैं इसको फॉल नहीं बोलूंगा, कंसोलिडेशन बोलूंगा। बिकॉज अगर आप देखें तो स्ट्रेट अवे कोई करेक्शन नहीं है। इतनी बड़ी रैली होने के बाद ग्रेजुअली समय लेकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ दिख रहा है। तो एक टेम्पररी कंसोलिडेटिव मोड में है, जहाँ पे लोग अपने पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं जो पहले प्रॉफिट में थे। तो मुझे लगता है कि इसको यूज़ करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत जा करके खरीदेंगे। दोनों ही बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, दोनों का ही लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्शन बढ़ता है
तो 385 380 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक और वही 740-45 के आसपास अगर एक्सिस बैंक मिलता है तब मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से एक अच्छा बाई ट्रेड वहां पे बनता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, बट यहाँ से अगर और गिरावट बढ़ती है तो उसके बाद मुझे लगता है दोनों ही बैंक को खरीदना चाहिए। ओके, गिरावट बढ़ेगी तो दोनों ही बैंकों को खरीदिए। आईसीआईसीआई और एक्सिस खरीदने का मूड बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद खरीदेंगे तो होगा बेहतर। ओके, देवांशी अब है तैयार और खबरों वाले शेयर जान लेते हैं। देवांशी बताइए कौन कौन से स्टॉक्स है जो आज बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में है। बिल्कुल, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं लुपिन से, क्योंकि कंपनी को एक दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। टेस्टोस्टेरोन जेल के लिए यहाँ पे मंजूरी मिली है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मिनट, कौन सी दवा का नाम बताओ वापस। टेस्टोस्टेरोन नहीं, गलत है। नहीं, क्या नहीं, क्या जी यही है, टेस्टोस्टेरोन है। एक मिनट, हाँ अरे सर, हाँ, रजत बताइए क्या नाम है? दूसरी बार नहीं बोला जाएगा सर। एक मिनट, बंसल जी को लाते हैं। मैं देखो, पता नहीं सर, मुझे किस लिए इस्तेमाल होता है। देवांशी ने जिस तरह से इस दवा का नाम बताया ना, मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस तरह की दवाओं का नाम सही नहीं बोल पाते। तो देवांशी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दवा का नाम नहीं आए ना, सिर्फ बंसल जी को पूछना। बंसल जी, दवा का नाम बताइए। अनिल जी, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं अच्छा, ठीक से सुन नहीं पा रहा एक हूँ मिनट, आपको। रजत हम तो बताइए। ऐसे बात कर रहे थे, मिठाई के बारे में बात कर रहे थे। दवा का नाम है सर, बहुत मुश्किल होता है लिखने में भी मिठाई दिक्कत से, है। हाँ। टेस्टोस्टेरोन। बंसल जी, सुना भी आपने? नहीं अनिल जी, रजत को बोलिए थोड़ा धीरे धीरे बोले, अंग्रेजी का शब्द है, डिफिकल्ट है। चलिए, जो भी हो, दवा का नाम, लेकिन क्या काम क्या आती है? मंजूरी मिल गई होता है इसमें। अच्छा, जेल है actually, जेल है, ओके। जेल। और इसका है 90 करोड़ डॉलर का मार्केट कैप है। चलिए ठीक है, बताइए देवांशी आगे। इसका अभी अगली बार है ना, ये ध्यान रखना, दवा का नाम पूरा अच्छे से, या तो बोलना नहीं बोले तो पूरा अच्छे से याद करके आना, ताकि कहीं पोल ना खुल जाए, बस, है ना। ठीक है। बताइए। इसके अलावा आज एल&टी का स्टॉक भी फोकस में है, क्योंकि एल&टी ने यहाँ पे शिप बिल्डिंग में टिडको, जो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे खरीद ली है। जो हिस्सा है वो करीब 32 करोड़ में यहाँ पे खरीदते हुए दिखे। साथ ही आज जेट एयरवेज पर खबर आ रही है, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि नरेश गोयल यहाँ पे बोली लगा सकते हैं फिर से जेट एयरवेज के लिए, ये पीटीआई से खबर आती हुई दिखी थी। इसके अलावा आज के दिन में आप देखिए, ये भी खबर आई थी कि 4 अप्रैल को पीएनबी के पास 26% की हिस्सेदारी यहाँ पे नरेश गोयल ने गिरवी रखी है, और इसकी वजह से आज जेट एयरवेज भी फोकस में। और साथ ही आज स्पाइस जेट पर फोकस कीजिए। विमान मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे बातचीत हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जेट ने कुछ प्लेन यहाँ पे डी रजिस्टर हो सकते हैं, और इसमें से करीब 10 से 12 प्लेन जो है वो स्पाइस जेट यहाँ पे लीज कर सकते हैं। ये भी खबर है। और साथ ही आज आप देखिए, ब्लॉक डील्स पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले ओबेरॉय रियल्टी 5 लाख शेयर के यहाँ पे सौदे हुए, 574 to 574.20 के लेवल्स पर यहाँ पे डील होती हुई दिखी है। पावर ग्रिड 30 लाख शेयरों का आज सौदा हुआ है, 197 198 के लेवल्स पर। और आखिर में पेट्रोनेट एलएनजी, जहाँ पे 14 लाख शेयर्स का यहाँ पे सौदा हुआ है, 240 रुपये प्रति शेयर पर। तो ये कुछ ऐसी ब्लॉक डील्स हैं जहां पर इंपैक्ट पड़ा है। पेट्रोनेट एलएनजी इंटरेस्टिंग लग रहा है, 14 लाख शेयर्स का सौदा हुआ, ये स्टॉक आ गया 240 के करीब, और इसी लेवल के आसपास ही ये जो शेयर्स हैं यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आया है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पाइस जेट जो अभी बता रही थी देवांशी, 1 महीने के अंदर जेट की कुछ और प्लेन्स डी रजिस्टर हो सकते हैं, और ये जो डी रजिस्टर प्लेन होंगे उसमें 10 से 12 प्लेन्स लीज पे ले सकती है स्पाइस जेट, ये खबर है। इनफैक्ट ये 24 मार्च को भी ये कुछ ऐसी खबरें आई थी कि जो डी रजिस्टर प्लेन्स होंगे जेट की, वो स्पाइस जेट ले सकती है। लेकिन अब विमान मंत्रालय बोल रहा है कि 10 से 12 प्लेन्स स्पाइस जेट लीज पे ले सकती है। सर एक बार देख के बताएं कुणाल जी, स्पाइस जेट का स्ट्रक्चर गिरते बाजार में अच्छी रफ्तार में 100 रुपए के ऊपर, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए रजत, आज सवेरे भी मैंने स्पाइस जेट का जब चार्ट देखा था और हम उसकी चर्चा कर रहे थे, उस समय 98 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उस समय मैंने कहा था कि इसमें देखिए 103 पहले और 107 रुपए बाद में, ये 2 लेवल्स आने चाहिए। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है और बाकी आप एविएशन काउंटर से इसकी तुलना करते हैं, तो स्पाइस जेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग दिखता है। मुझे लगता है 103 के टारगेट से बने रहें। 98 रुपए पर अब अमेंडेड स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। अच्छा अनिल जी, ये खबर मेरे को समझ में नहीं आई, जेट एयरवेज वाली। देखिए अभी बोली की प्रक्रिया तो बढ़ गई है 2 दिन तक, और 12 मतलब कल तक के लिए यहाँ पर बोलियां लगा सकते हैं, लेकिन खबर यहाँ पर यह कि जेट एयरवेज में 4 अप्रैल को पीएनबी के पास 26% हिस्सेदारी गिरवी रखी नरेश गोयल साहब ने, और नरेश गोयल साहब ही बोली लगा सकते हैं जेट एयरवेज के लिए। अच्छा, अगर आप गाड़ी बेच रहे हो कोई, तो उसके लिए बोली लगाते हो खुद? नहीं, इसमें एक चीज़ है, अगर आप मुझे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछेंगे तो एक फ़र्क है। क्या? कि
कंपनी और प्रोमोटर में फ़र्क है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है और प्रोमोटर एक्चुअल पर्सन होता है। मतलब जेट एयरवेज बेचना है उसी के लिए बोली लगाना हाँ भाई, वो कंपनी अलग है, नरेश गोयल अलग। नरेश गोयल इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो लगाने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उनके पास पैसा है तो खुद का पैसा डाल के पहले क्यों रिवाइव नहीं करे, वो सारे क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेंगे। लेकिन क्योंकि कंपनी और प्रोमोटर को अलग अलग माना भी जाता है, तो इसलिए लीगली हाँ वो अलग पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। फिर से वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जेट एयरवेज में, दोबारा से उनके हाथ लग जाए ऐसा। इसीलिए तो इतने समय से छोड़ भी नहीं रहे थे। आप अब समझिए कि भाई इस लेवल तक सिचुएशन आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो या तो उन्हें तब ये लग रहा था कि अभी मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसा लाऊंगा तो ऐसे ही चले जाएगी, कंपनी हाथ से निकल जाएगी, या जो भी हो। लेकिन इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ, और वो ये कि अगर समझिए 200 रुपये में, 250 रुपये में या 150 रुपये में प्रोमोटर खरीदना चाहते हैं कि मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, इसका मतलब मेरे लिए एक मैसेज साफ आता है कि जेट की वैल्यू क्या है। अगर नरेश गोयल साहब को 150 रुपये दिखती है वैल्यू, तो 150 तो है ही है, उससे ज़्यादा ही है। 200 दिखती तो 200 से ज़्यादा है, 250 दिखती तो 250 से ज़्यादा है, अगर प्रोमोटर को लगाने दें। क्योंकि आपने एसआर के केस में भी देखा किस तरह से अगर पुराने प्रोमोटर सेम प्राइस में खरीदने को तैयार है, इसका मतलब उस एसेट की, उस कंपनी की वो वैल्यू है। तो मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। अब उन्हें अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, बैंक्स क्या सोचते हैं, क्या व्यू लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो हमारे समझ की बाहर की चीज़ है। लेकिन अगर वो बोली लगाते हैं और जिस प्राइस पर लगाते हैं, मेरे लिए वो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उससे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि हाँ जेट की वैल्यू इतनी तो है ही कम से कम। तो आज एविएशन इंडस्ट्री जो जुड़ी कंपनी है वहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। जेट भी लोअर लेवल से कुछ रिकवरी शो कर रहा था, और साथ ही साथ स्पाइस जेट पे तो रफ्तार है ही। इंडिगो एक और स्टॉक जहाँ पर एक्शन ठीक होता हुआ नजर आया, लेकिन एक्शन तो है पूरा आईटी स्टॉक्स में। हाँ। नतीजों के पहले तो नतीजों पर ही फोकस कर लेते हैं। रिजल्ट आने की तैयारी है कल 2 दिग्गजों की, और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीसीएस और इन्फोसिस एक ही दिन अपने नतीजे पेश करेंगे। और ऐसे में पहले शुरुआत करते हैं टीसीएस से। बड़ी कंपनी तो टीसीएस है, और हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं कुशल जी, जो आ गए हैं रिसर्च करके पूरी अनुमान लेकर। तो टीसीएस के रिजल्ट कैसे रहेंगे कुशल? सर टीसीएस से अनुमान जो लगाया जा रहा है वो मेजर कोई फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई बड़ा ट्रिगर्स नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो इनकी FY20 की गाइडेंस रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे की। तो मुनाफे में 2% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अन्य आय जो है वो करीब 45% गिरने का अनुमान है कंपनी का। वहीं अगर हम कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में जो इनकी आय में बढ़त है, जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है आईटी इंडस्ट्री में, वो करीब 2% बढ़ने का अनुमान है। साथ साथ डॉलर आय में, क्योंकि 0.5% की जो टेल विंड है क्रॉस करेंसी की, वो बढ़त मिलने से डॉलर आय करीब 2.5% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन्स पर फ्रंट पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, करीब 0.6% की मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रुपया जो है वो मजबूत हुआ है पिछली तिमाही में। साथ साथ अगर हम गाइडेंस की बात करें तो ओवरऑल टीसीएस की जो गाइडेंस है मार्जिन्स फ्रंट पर, वो थोड़ी वीक रहने का अनुमान है। तो टीसीएस में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुशल ने अभी बोला, हम मुनाफे की जो फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो है 7,951। ये लेवल, ये जो मुनाफा है, ये अगर इससे कम रह गया तो दिक्कत बढ़ेगी, लेकिन 7,951 करोड़ का मुनाफा जो है वो कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आईटी कंपनी के लिए कि वो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में कितनी ग्रोथ कर रही है। 2% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो टीसीएस, यानी कि अन्य करेंसीज मुकाबले अगर आप कांस्टेंट मान लें यहाँ पर, तो यार 2% के आसपास की ग्रोथ जो है वो टीसीएस दर्ज कर सकती है। और इनकी जो डॉलर आय ग्रोथ है वो लगभग 2.5% के आसपास रह सकती है। रुपए में जिस तरीके की बढ़त है, तो उससे आप जो रेवेन्यूज देखेंगे तो उसमें ज़्यादा नहीं, लगभग 1.7% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी तिमाही दर तिमाही। तो बहुत बड़े, सही बात थी, फायरवर्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आना चाहिए। तो एक बार इन्फोसिस भी आप बता दीजिए, उसके बाद मैं तकनीकी राय लेने की कोशिश करूंगा। इन्फोसिस में यहाँ पर दिक्कत, जैसे आपने बताया अभी कि रुपए में जो तेजी है उसका कहीं ना कहीं कुछ सेटबैक आईटी इंडस्ट्री को देखने को मिल सकता है। ये बताइए इन्फोसिस में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कितनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आईटी के लिए? इन्फोसिस में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो 1.8% का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके और टेल विंड जो है, जो क्रॉस करेंसी जो टेल विंड हम मानते हैं वो 0.4% ऐड अगर हम करते हैं तो डॉलर आय जो है वो 2.2% रहने का अनुमान है। ये टेल विंड क्या होती है सर? जैसे टेल मतलब पूंछ जो सपोर्ट करता है मार्जिन को, मतलब हवा। हाँ, टेल विंड मतलब
कुछ संधि विच्छेद करें इसका? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल वर्जन, लेकिन जो टेलविंड देखो, जब आईटी सेक्टर के जब भी रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे ना, जब भी रिजल्ट्स पढ़ोगे, तो ये शब्द तो आपको दिखाई देंगे, कंपनियां खुद बोलेंगी। कुशल, माना आप ऐसे ऐसे शब्द लेके आते हो, इम्तिहान है ना रजत का हो रहा है, देख लीजिए। देखो पहले हमने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। सर, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें, वो टेल विंड अगर आप यूएस के अलावा और भी जितने भी देश हैं, जैसे जापान हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उधर की सबकी करेंसीज अलग होती है, तो उसके बाद जब हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो कन्वर्जन होता है, वो कन्वर्जन से आपको फायदा होता है या नुकसान होता है डॉलर में, वो क्रॉस करेंसी टेल विंड मानी जाती है। तो टेलविंड मतलब सपोर्ट मिलता है, पूछ का सपोर्ट। अच्छा, और हेडविंड मतलब कि अगर उल्टा पड़ जाए। समझ में आ गया आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आया है हमारे कि भी सपोर्ट मिलता है। हमारे भी वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इतनी समझ में आते हैं। इतना समझ लो कि मार्जिन को अगर सपोर्ट मिलेगा तो उसको टेलविंड बोलेंगे, अगर मार्जिन को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसको हेडविंड बोलेंगे। ठीक है, मतलब टेलविंड मतलब कुछ अच्छी चीज, कोई अच्छी चीज। हेडविंड मतलब थोड़ा खतरा। हाँ। बस ठीक है, इस बार टेलविंड मिल रहा है। हाँ, तो मतलब कुछ ना कुछ फायदा होने की उम्मीद रखते हैं। मार्जिन में कुछ तो बस ऐसे समझा दो मुझे, अब मेरे समझ में आ गया। हाँ, तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। हर बार कंपनियां बोलती हैं, टीसीएस बोलती है, इन्फोसिस बोलते हैं, और पहला आंकड़ा जब भी नतीजों पे देखेंगे, कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ कांस्टेंट करेंसी देखनी होती है, कितनी ग्रोथ कर देगा कंपनी ने। अब जैसे कुशल बता रहे हैं कि वो हम मान रहे हैं कि 2% टीसीएस के केस में और 1.8% इन्फोसिस के केस में। ये जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है ना, पूरे साल के लिए भी आएगी। 8 से 10% का जो गाइडेंस कंपनियां देती हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का मतलब, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का मतलब कि तमाम करेंसीज को अगर आप अगर पिछली तिमाही और इस तिमाही में भाव ना बदला, जैसे आज डॉलर का भाव है 68.96 रुपए, ठीक है, अगली तिमाही तक भी 68-96 यही भाव रहे, डॉलर का भाव ना बदले, तो ग्रोथ कितनी हुई? मतलब करेंसी का ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, या अगर डॉलर सेम रहता तो कितनी आय में बढ़ोतरी है, कम हुई, यही है। ये सब बिजनेस में आसानी से समझा देगा। आप टेस्ट ले रहे थे ना? ना टेस्ट नहीं ले रहा मैं, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि व्यूअर समझे, दर्शक समझे, क्योंकि होता है क्या, कई सारे शब्द हमें ना, इतने मुश्किल शब्द हम बोलते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इनको तो सब पता है। अच्छा, ये आंकड़ा बार बार फ्लैश करेंगे, हर चैनल पे फ्लैश होगा, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो रजत, हमारी कोशिश ही यही है कि कितना हम आसान कर सकते हैं, कितना समझा सकते हैं, वही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आज सुबह वो कह रहे थे ना, डिम्पी, उनके गले में टॉन्सिल हो जाता है एक शब्द से, एबिटा से टॉन्सिल हो जाता है उनको, बार बार एबिटा बोलते रहे। कामकाजी मुनाफा कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अपना ही है, मतलब कोई अपनी कंपनी कर रही। तो बिल्कुल, तो हमारी कोशिश हमेशा ये है जी बिजनेस पे, कुछ मुश्किल शब्द, कुछ ऐसी बातें जो आप रोज जब जहाँ ध्यान आगे वहीं सिखा देते हैं, बस सिंपल चीज़। तो इन्फोसिस आप बोल रहे हो कि मुनाफा 3,988 करोड़ रह सकता है, यानी कि यहाँ पर भी 2% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ मान लें, जो अभी हम जो बात कर रहे हैं कांस्टेंट करेंसी की, ठीक है जी हाँ, 2%, ठीक है। तो यहाँ पर सर कोई बहुत बड़ा तो बदलाव नहीं दिखेगा तिमाही दर तिमाही आधार पर इन्फोसिस में भी और टीसीएस में भी, लेकिन एक बार यहाँ पर कल नतीजों पर टीसीएस का मैनेजमेंट राजेश गोपीनाथ जी, जो सीईओ होंगे, और साथ ही एन गणपति सुब्रमण्यम जो सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अजयेंद्र मुखर्जी हैं जो ईवीपी और हेड है ग्लोबल एचआर के, और साथ ही वी रामाकृष्णन सीएफओ हैं टीसीएस के। ये पूरी टॉप टीम, एकदम टॉप क्लास मैनेजमेंट, टीसीएस का टॉप क्लास कंपनी, और वो दिखेंगे आपको आपके चहेते चैनल जी बिजनेस पर। और पिछली बार भी आपने देखा, पहली बार इतिहास में टीसीएस के मैनेजमेंट ने किसी हिंदी बिजनेस चैनल से बातचीत की और अपनी बात रखी। तो हम ये चाहते हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट, बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो आप तक हम पहुंचाएं, उनके मैनेजमेंट की बातें आप तक पहुंचाएं। तो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल कल सुबह कल नतीजों के बाद टीसीएस के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगी और आपको ये हम बताएंगे। तो बिल्कुल जुड़िएगा कल भी नतीजों पर पूरा कवरेज। अच्छा, हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22% के आसपास इन्फोसिस जो मार्जिन डिलीवर कर देगा, लेकिन हो सकता है कि FY20 के जो मार्जिन गाइडेंस है, यानी कितना मार्जिन कमाएंगे FY20 में, उसमें लगभग 1% के आसपास का आंकड़ा जो है वो कम करके दे दे इन्फोसिस। ओवरहैंग हो रहा है आज आईटी स्टॉक्स में, उतनी बड़ी खरीदारी है नहीं, दोनों दिग्गज कंपनियां एक ही दिन यहाँ पर नतीजे पेश कर रही हैं। तो कुणाल जी एक बार सेटअप देख के बताएं सर, टीसीएस और इन्फोसिस क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये बताइए, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों ही कंपनियों के। देखिए, सबसे पहले बात अगर करें रजत इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के लिए देखिए एक बहुत अहम स्तर है जहां पर कि अभी ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 745 रुपए का जो भाव है, ये इन्फोसिस के लिए बहुत अहम स्तर है। मैं फ्यूचर के लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो 745 जो है ये फ्यूचर्स में इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूट गया तो मुझे लगता है कि फिर यहां 730 तक का भी एक बेरिश मोमेंटम बन सकता है। चार्ट अभी फिलहाल अगर आप देखें तो इन्फोसिस का उतना कुछ स्ट्रांग नहीं लगता है,
टीसीएस भी एक रेंज में है, तो दोनों काउंटर्स कुल मिलाकर एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, किसी तरह का कोई क्लियर मोमेंटम दिखाई नहीं देता है, और अगर मोमेंटम है तो वो बेरिश साइड में ही दिखता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़ चढ़कर रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में मुझे नहीं लगता कि बाई की पोजीशंस बनानी चाहिए, वेट एंड वॉच करें। 745 हालांकि एक मेजर लेवल है इन्फोसिस के लिए, और टीसीएस की बात करें तो मुझे लगता है कि जो मेजर लेवल है वो 2020 का है, मौजूदा भाव 2038 का है, 2020 के नीचे ये भी कमजोर हो जाएगा। तो 2020 अगर टीसीएस में टूटा तो फिर आपको 1980 तक के लेवल्स टीसीएस में आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो 2020 ये इंपॉर्टेंट लेवल है फ्यूचर्स के हिसाब से टीसीएस पे, और 745 जिसके आसपास अभी इन्फोसिस कामकाज कर रहा है, यही है इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन्फोसिस के लिए। लेकिन ये मान के चलिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस आईटी स्टॉक्स में भारी उठापटक देखने को मिलेगी, और दोनों दिग्गज कंपनियों का जो भी नतीजा आएगा वो इंपैक्ट डालेगा पूरी आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स पे। लेकिन एक बिगुल का वक्त हो गया है, पहले बजाइए बिगुल बीटीएसटीटी का, उसके बाद चलते हैं शुभम जी के पास। बताइए सर शुभम जी। अनिल जी, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है पीवीआर पे। तो पहले मैं लेवल वाइज बता देता हूँ। 1716 का भी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, इसको खरीदना चाहिए। 1755 का यहाँ पे पहला टारगेट होगा, और अगर इसको थोड़ा समय दिया जाए तो 1780 तक भी ये टारगेट एक्सटेंड हो सकता है, और 1690 का हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब पीवीआर को अगर हम देखें तो एक न्यू हाई पर आज क्लोजिंग यहाँ पे देने की पूरी संभावना है, अगर उसको क्लोजिंग बेसिस पे देखें। और डेरिवेटिव के डेटा के हिसाब से 2 अप्रैल से लेकर के अभी तक हर दिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली लॉन्ग बिल्ट होता हुआ दिख रहा है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग का यहाँ पे साइकिल चलता जा रहा है, जो कि जनरली बहुत पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है। और अगर आप आज का भी डेटा पॉइंट देखेंगे तो आज 15% का ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट का यहाँ पे इंडिकेशन है पीवीआर में, और इसीलिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मैं ज़्यादा मूवीज देखता नहीं हूँ, तो अगर राकेश जी से आप कंजम्पशन चेक लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो बेटर बता सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस वापस बताएं और टारगेट वापस बताइए। 1690 स्टॉप लॉस है, 1690 का स्टॉप लॉस, 1755 का पहला टारगेट, 1780 का दूसरा टारगेट। 1755 1780। राकेश जी, बराबर खर्चा कर रहे हैं ना आप पिक्चर देखने में? देखिए अनिल जी, मैं बराबर खर्चा भी करता हूं और अपने बैटर आपको दिखाता भी हूं। वो लोग जो पिक्चर नहीं देखते हैं, ये हमने थोड़ी पूछा आप किसके साथ जाते हैं। पर्सनली वो लोग पसंद आप सफाई क्यों दे रहे हैं बिना नहीं देखते अनिल जी? वो नहीं, आप बिना मांगे सफाई दे रहे, इसका मतलब क्या? नहीं, बिना मांगे सफाई नहीं दे रहा हूं अनिल जी, मैं बता रहा हूं कि मूवीज तो देखनी चाहिए, और मैं तो अनिल जी पीवीआर पे ही देखता हूँ। ठीक बात है, इसीलिए तो पीवीआर लाइफ टाइम हाई पर घूम रहा है। ऐसे थोड़ी, जहां बंसल जी ने खर्चा कर दिया उस कंपनी की तो किस्मत संवर गई। तो चलिए 1690 के स्टॉप लॉस से खरीदिए आप 1755 1780 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए पीवीआर में खरीदा है। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, ये है हमारी खास पेशकश। और आज इस पेशकश में हमें आज का शेयर बताने के लिए जुड़ रही है देवांशी हमारे साथ। तो आइए देखते हैं, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। तो इस खास सेगमेंट में हम आपको वो शेयर बताते हैं जो वायदा कारोबार से हटकर हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, और जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो देवांशी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने चुना है कि, और क्या वजह है कि आपको लगता है उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? बिल्कुल, ये इंफ्रा सेगमेंट की कंपनी है, और आप देखिए चौथी तिमाही में इंफ्रा सेगमेंट में बहुत कंपनीज नहीं है जिसके नतीजे बहुत बेहतर आने की उम्मीद हो। उसमें से एक कंपनी यहाँ पे आप देखिए अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो कंपनी है इसके नतीजे अच्छे आने की उम्मीद बन रही है, और स्पेशली जो एबिटा और मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़े से सुधरते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिक्कत बता दूँ, तीसरी तिमाही में यहाँ पे जितने भी कंपनी को मिले थे, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जो ऑर्डर्स मिले थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी, उस पर काम नहीं कर पाई थी। उसकी वजह थी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से उनको यहाँ पे मंजूरी नहीं मिली थी, इसी के चलते यहाँ पे स्टॉल हो चुके थे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे एग्जीक्यूशंस नहीं हो पा रहे थे। अब चौथी तिमाही में हम देखेंगे कि जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। और यही नहीं, आप ये भी देखिए जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है 20% के आय की, वो भी यहाँ पे मीट करेंगे, और उससे ज़्यादा जो आय है वो आने की भी यहाँ पे संभावना दिख रही है। आप देखिए बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज लगभग 20% यहाँ पे जो आय है वो बढ़ने का अनुमान है। एबिटा की अगर हम बात करें तो
ऑलमोस्ट 70 करोड़ के ऊपर का जो एबिटा है वो यहाँ पे आ सकता है, जो पिछले साल में करीब 53 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे करीब 34% का अपसाइड दिख रहा है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो फिर से एक बार इंफ्रा की बहुत कंपनीज नहीं है जिसके मार्जिन इस तिमाही में सुधरने वाले। यहाँ पे 13% से लेके 13.5% आने की यहाँ पे उम्मीद जरूर बन रही है। और अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 22% मुनाफा यहाँ पे सुधर सकता है। तो वजह यहाँ पे जिस तरह से हम बोल रहे हैं, एक लागत थोड़ी सी कम होती हुई जरूर दिख सकती है और दूसरी तरफ यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मजबूत इस तिमाही में होने वाला है। अब पूरे साल की अगर मैं बात करूँ तो करीब 4,700 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पे कंपनी के पास है, जिसका एग्जीक्यूशन अब धीरे धीरे कंपनी कर रही है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन यानी कि ऑर्डर पूरे करने का फायदा इस कंपनी को मिलेगा और नतीजे बेहतर रह सकते हैं। क्लोजली ट्रैक हो रहा है आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शेयर हम तक पहुंचाने के लिए। वॉल्यूम अक्सर थिन रहते हैं इस कंपनी पे, यानी कि कम वॉल्यूम के बीच में कामकाज होता है, ट्रेड होता है। कुणाल जी फिर भी एक बार सेटअप देख के बताएं सर, तकनीकी तौर पे खरीदारी करनी हो तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखें आलू वालिया पे? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है रजत, मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस सामने नजर आती है और ये रेजिस्टेंस 350 रुपए के आसपास से 336 रुपए का भाव है। पिछली बार भी हमने देखा था और उससे पिछली बार भी कि 350 से टकराकर ये काउंटर काफी बड़ा करेक्शन देता है। पिछली बार 260-65 तक का करेक्शन आया था और मुझे लगता है कि जब तक ये 350 को पार न कर ले तब तक नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर है कि एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 350 के ऊपर खरीदें ज्यादा बेहतर है। ओके, 350 के ऊपर निकलने के बाद खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन 350 तक ऊपर निकलने के लिए इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 13-14 रुपये ऊपर है और आप इतनी देर इंतज़ार कर नहीं पाएंगे, मुझे पता है। तो फिर एक बिगुल में जल्दी से बजा देता हूँ चार्ट कॉर्नर का राकेश जी और कुणाल जी के लिए, और फिर वो बताएंगे ऐसा स्टॉक जिसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, अभी लेना है। बताएं सर। अनिल जी, एक बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है जहां पर खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अनिल जी, सबसे पहले तो इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया 362 के ऊपर, तब भी मैंने और कुणाल जी ने इसको रिकमेंड किया था। और उसके बाद अब ये कंसोलिडेट होने के बाद, काफी दिन बिताने के बाद दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। और यहाँ जिस तरीके से हमने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक बड़ी रैली बनते हुए देखी है, उसी तरीके की एक बड़ी रैली यहाँ पे बनेगी और ये स्टॉक 400 रुपए पार करने का दमखम रखता है। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के चार्ट को अनिल जी देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको हम लोग बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में आपको काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 364 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना है, 4 रुपए नीचे। 375 रुपए का पहला टारगेट और 380 रुपए का दूसरा एम्बिशियस टारगेट होगा। बुलिश फ्लैग का जो पोल होता है उतना आमतौर पर उसकी तेजी बनती है, तो अगर आप उस लिहाज से टारगेट निकालते हैं तो 380 के परे जाने की संभावना है, लेकिन 380 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, 375 रुपए का पहला और स्टॉप लॉस 364 रुपए पर रखकर बाय करना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्यूचर्स। ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये है फ्यूचर जो खरीदना है आपको। 364 का स्टॉप लॉस लगाकर 370 के आसपास कर रहा है कारोबार। ऊपर की तरफ का टारगेट रखिए 375 और 380, 375, 380। हैदराबाद के हमारे जो दर्शक जो हिंदी कम जानते हैं और आज वोट कर रहे हैं, हैदराबाद से इतने लोगों ने हमें फोटो भेजी है, मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि चलिए गाजियाबाद नोएडा में जहाँ वोट गिर रहे हैं वहाँ तो सब लोग देखते हैं, समझ में आता है, लेकिन हैदराबाद से इतने पिक्चर्स आए बता नहीं सकता। तो लेकिन पिक्चर्स आए किस लिए वो तो समझ लीजिए। अगर आपने बहुत देर से देखा नहीं जी बिजनेस तो बता दूं कि हमने आज एक खास मुहिम शुरू की। जिस भी दिन वोटिंग होगी, आज तो पहला चरण है, लेकिन हर रोज जब भी मतदान होगा आपको वोट करना है। वोट कीजिए, फोटो खींचिए, दिखाएगी सेल्फी और वो सेल्फी हमारे साथ शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो आपको मिलेगा शेयर, करिए सेल्फी शेयर करेंगे, बदले में शेयर मिलेगा और आपका वोट चुनेगा अच्छी सही सरकार, और साथ ही आपको मिलेगा एक बेहतरीन शेयर भी जो आपको दिखाने वाले हैं हम। चलिए आइए, आज जिन लोगों ने वोट किया है उनकी तस्वीरें आपको दिखा दें और बता दें। आप भी भेज सकते हैं, 2 तरीके हैं, @जी बिजनेस और जी बिजनेस ऑनलाइन में। अनुपम ये है नोएडा से जिन्होंने भेजा है हमें ये एक फ़ोटो अपना वोट डालने के बाद का। अनुपम का फ़ोटो आप देख सकते हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं सेल्फी डालने में। रजत आपके लिए है, रजत देखिए, रजत कुमार है, तो इन्होंने भी फ़ोटो खींच के भेजी है। अनुज हैं हमारे अगले दर्शक, वाह ये अच्छा है, इन्होंने तिरंगा भी लगाया साथ में, तो देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं ये, और उन्होंने तस्वीर ये भेजी है।
पहला वोट लिपि आंध्र प्रदेश, अरे क्या अच्छा, बात है, very अरे good. वाह, ये बड़ी ये अच्छी खूबसूरत है। तस्वीर है ना, पहला वोट। हाँ, मदर के साथ लिपि की तस्वीर, और जो उन्होंने पहली बार वोट डाला। पवन जी गुस्से में है क्या पवन जी? अच्छा, इनका पसंद का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ लगता है, ऐसा लग रहा है, जिस तरह से फोटो बहुत उन्होंने लग रहा है गुस्से में खिंचाई हुई है। तो ये सारी फोटो है, और जैसा कि हमारा वादा है कि आप वोट करेंगे तो हम आपको शेयर देंगे। कुणाल जी, आपको मैंने सुबह से तैयार कर दिया था कि आपको शेयर देना है। अब आपका वक्त आ गया कि आप इन सभी दर्शकों को एक ऐसा शेयर खरीदने के लिए, नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें, पहले बता देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल, ये उन्होंने अच्छा काम किया तो उसके सामने आपका भी काम एकदम जोरदार होना चाहिए। तो बताइए कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए या बेचना हो तो? अनिल जी देखिए, मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए और खरीदना चाहिए टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अगर आप चार्ट को देखें अनिल जी, तो ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता है अपने पूरे पेयर ग्रुप को, और पिछले 5-6 वीक से हम देख रहे हैं धीमे धीमे करके नीचे भी आया है, लेकिन अब इसमें 750-760 के आसपास एक बहुत अहम सपोर्ट है, और ये अब उस सपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो सपोर्ट के पास अप ट्रेंडिंग स्टॉक में खरीदारी हमेशा फायदेमंद रहती है, और इसके पीछे एक टेल विंड है जिसकी चर्चा अभी रजत जी कर रहे थे। देखिए, मैं टेल विंड के बारे में कहना चाहता हूं अनिल जी। टेल विंड क्या होता है कि जो लोग विमान चलाते हैं, अगर विंड विमान के पीछे से, हवा विमान के पीछे से आ रही है तो विमान चलाने में सुविधा होती है, जल्दी आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, और अगर हवा आपके विपरीत आ रही है तो फिर वो हवा आपको प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से टेल विंड और हेड विंड कहा जाता है। तो इस स्टॉक के पीछे एक टेल विंड है, और टेक महिंद्रा को बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें बड़ी तेजी बनेगी, 900-925 के लेवल्स आएंगे। तो जिन्होंने आज मतदान किया है, मेरी ओर से भेंट ये है, टेक महिंद्रा बाय करें। अच्छा, ये विमान आपने चलाया हुआ या खाली जनरल नॉलेज के बेसिस पे बोल रहे हैं? नहीं अनिल जी, मैंने तो सवारी की है केवल। तो आप जब भी बैठे तो आपको हेडविंड और टेलविंड का पता चलता है कि विमान में हवा आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है? अनिल जी, मुझे तो जब ये अनाउंसमेंट होती है कि हवा का दबाव कम होने पर ऊपर से मास्क गिरेंगे, ये सुन के चिंता होती है बस, और बाकी हवा का अंदाजा नहीं रहता। 75% आ गया था, 25% बचा हुआ था, वो भी अब कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेदर एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। एरोप्लेन का एग्जांपल अच्छा था, एरोप्लेन वाला एग्जांपल सही था। अच्छा, लेकिन मार्केट पे कुछ खरीदारी हुई है, निफ्टी पे निचले स्तरों से कुछ खरीदारी हुई है, और अब ये पहुंच गया है, अच्छा फिर से ये तो उठापटक देखने को मिल रही है, नई कन्विक्शन नहीं है। 11,600 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, ऐसा लग रहा है कि जो लेवल सुबह से ही क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी, उसके ऊपर अभी भी निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। 11,576 ये लेवल देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो तेजी आ रही थी मैं वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा था, उसमें आईटीसी और कोलगेट, ये दो ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी बीते 15 मिनट पे देखने को मिली है, यानी कि एफएमसीजी, यहां पर मूड थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है सर। बताइए, एफएमसीजी में कोई स्टॉक पसंद है क्या, या फिर आपके कमेंट्स आईटीसी और कोलगेट पर? या आफ्टरनून रजित जी। देखिए, एफएमसीजी तो ऑलवेज फेवरेट रहा है, और उसमें स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम बाय कर सकते हैं। उसके फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन बना हुआ है, और उसके बाद उसमें एक अच्छी रिकवरी बनी है, अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 1750 से लेकर 1760 के लेवल्स को छू सकता है, और 1680 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ये अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि अगर कोई एफएमसीजी अगर बाय करना है तो उसमें एक मैकडॉवेल्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी हायर टॉप हायर बॉटम का एक सीरीज एस्टैब्लिश हो रहा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, कि इसका मतलब ये है कि 2015 से लेकर ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, और उस कंसोलिडेशन के लोअर बाउंड्री को हिट करके ये वापस ऊपरी तरफ निकला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा आने वाले हफ्तों में, महीनों में रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 575 से लेकर 580 के लेवल्स मैकडॉवेल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल्स भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेंगे 545 के, और टारगेट्स रहेंगे 575 के। चलिए, 545 ये लगाइए एक स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है वो 575 से लेकर 580 तक का यूनाइटेड स्पिरिट्स पे देखने को मिल सकता है। तेजी में दिन के उच्चतम स्तर पे, लेकिन ये तेजी बढ़ सकती है। और अगर एफएमसीजी में खरीदना है तो एचयूएल बार बार रिकमेंड हो रहा है। इनफैक्ट कल सुमित बागड़िया जी चॉइस ब्रोकिंग से उनके रडार पर ये स्टॉक था, 1700 के लेवल के ऊपर निकला, लेकिन अगला टारगेट है 1750 से 1760, स्टॉप लॉस 1680। आशीष महेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। ये पहले तो एफएमसीजी पे जो बात हो रही है उसी पे, क्या ये खरीदारी बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग में नहीं खरीदारी हो रही, डिफेंसिव मोड पे आ गया मार्केट ऐसा लग रहा है, तो ये एफएमसीजी स्टॉक्स क्या अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको रिजल्ट से पहले? देखिए, दो बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक, ये जो इस बार रैली है मार्केट्स में, काफी वाइड वेज रैली है,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ BFSI लीड करेगा, दूसरे सेक्टर अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम बाइंग अभी भी देखने को मिल रही है वो ETF रिलेटेड बाइंग है, तो काफी वाइड स्प्रेड बाइंग रहने वाली है। तो जैसे कल के आप देखिए, कल के जो लूजर्स थे वो सब आज के टॉप गेनर्स हैं। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड रोज चेंज होता रहेगा और सारे सेक्टर परफॉर्म करेंगे। अब जहां तक दूसरी बात है FMCG स्टॉक्स की, मेरा मानना है कि इस क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो FMCG स्टॉक्स के उम्मीद से बेहतर आने वाले हैं, चाहे HUL हो जिन्होंने पिछले क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे दिए थे। तो मेरा मानना है अपने पीक से ऑलमोस्ट 150 पौने 200 रुपए नीचे ऑलरेडी स्टॉक, तो यहाँ पर भी निवेश के अभी मौके हैं, ITC में भी निवेश के मौके हैं। तो नतीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट में आपको जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है वो ज्यादा उसकी तरफ बायस है। तो FMCG एक अच्छा पैक है, मेरा मानना है कोई डिसअपॉइंटमेंट इस क्वार्टरली नतीजों में देखने को नहीं मिलेगा FMCG में, और अच्छे नतीजे आने वाले हैं। अच्छा आशीष जी, लेकिन जो IT जो हम ट्रैक कर रहे हैं TCS और इन्फोसिस, यहाँ से एक्सपेक्टेशन आपकी और क्या मौका है खरीदारी करने का इन दोनों स्टॉक्स में, या फिर अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में डालें और बीत जाने दे इवेंट, उसके बाद ही कोई कॉल लेंगे आप? जी मैं इवेंट को एक पास हो जाए उसके बाद में ही कॉल लेना चाहूंगा। वैसे भी 2019 के लिए मैं IT स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ है, जिन कंपनियों ने डिजिटल में ज्यादा शिफ्ट किया उन्हीं की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट या आफ्टर सेल सर्विस करते हैं वहां बहुत ज्यादा ट्रैक्शन अभी भी नहीं है। और इसके अलावा जो करेंसी के भी एक उनको टेलविंड मिले हैं, जैसे 71 रुपए से डॉलर के सामने रुपया भी अब 69 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट एक देखने को मिलेगा। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, या जो जैसे IT एक प्रीडोमिनेंटली वैसा सेक्टर है, तो मेरा मानना है कि इस सेक्टर में एक अग्रेसिव अभी भी कॉल लेने का समय नहीं आया है। बेटर इतने सारे दूसरे सेक्टर हैं जो अभी भी अंडर परफॉर्म किया है, वहां पे निवेश किया जाए। तो ये सेक्टर्स कुछ और स्टॉक्स आपसे जानने की कोशिश होगी, लेकिन एक स्टॉक एकदम नजर में आ रहा है, वो है बजाज फिनसर्व। कुणाल जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ इस स्टॉक को लेकर, बताइए क्या करना चाहिए। ये स्टॉक है दिन के उच्चतम स्तर के करीब, अच्छा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस भी साथ साथ दिखाई दीजिए, जो चढ़ते हैं दोनों साथ में ही चढ़ते हैं निफ्टी में। बजाज फाइनेंस भी दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही है। कुणाल जी, दोनों स्टॉक्स पे आपके कमेंट्स, खरीदा जा सकते हैं क्या दोनों में से कोई भी? देखिए, बिल्कुल बजाज फिनसर्व बाय करना चाहिए। रजत, मैंने पहले भी कई बार बजाज फिनसर्व पे खरीदारी की राय दी है और अभी भी मेरी राय खरीदारी की है। देखिए, ये काउंटर जो है ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पास प्रेसिडेंट नहीं है जिसके आधार पर आप एक रेजिस्टेंस बता पाएं। और 7200 रुपए के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया था तभी भी मैंने इस पर खरीदारी की राय दी थी। अब इसका भाव लगभग 7550 है। ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग NBFC स्टॉक है, डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है काउंटर आपको 9000 के लेवल्स दिखाए एक साल के भीतर। मौजूदा स्तरों पर डेफिनेटली बाय करें, 7400 पर स्टॉप लॉस रखें, अग्रेसिव टारगेट्स हैं और पहला टारगेट 7750 का होना चाहिए। बाय करना चाहिए बजाज फिनसर्व। ओके, राइट। अच्छा आशीष जी, आप अभी कह रहे थे जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है वहां पर, यानी कि जो अभी तक नहीं चले वो सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए, वहां पर निवेश का मौका ज्यादा खुल जाएगा। तो बताइए सर, कौन से स्टॉक्स या फिर कौन से सेक्टर्स हैं रडार पर? 2-3 सेक्टर में बताना चाहूंगा जो थोड़ा सा फैंसी में जनरली नहीं रहते हैं। तो वो 3 सेक्टर है, फर्टिलाइजर, होटल और पेपर। फर्टिलाइजर कंपनियों में इस बार काफी अच्छा ऑफटेक देखने को मिला है इस लास्ट क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर की भी, जैसा मैं चैनल चेक से के थ्रू बता रहा हूँ, काफी अच्छे बुकिंग है उन लोगों के पास में कि रूरल स्पेंडिंग का काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा फर्टिलाइजर कंपनियों को। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में GNFC है या स्पिक जैसे स्टॉक है, यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। ज्वारी फर्टिलाइजर भी देखा जा सकता है। पेपर स्टॉक में चूंकि पल्प के प्राइसेस में 285 से $210 ही रह गए हैं, तो और इंडिया में कोई भी प्राइस रिडक्शन पेपर कंपनीज ने नहीं लिया है और डिमांड काफी रोबस्ट बनी हुई है। तो एक पेपर सेक्टर देखना चाहिए। और तीसरा मेरा मानना है होटल का एक सेक्टर है जहां पे इंडियन होटल जैसे स्टॉक है या ताज GV जैसे स्टॉक्स है। यदि इनके लास्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर्स भी देखें आप तो काफी इंप्रूवमेंट है नंबर्स में। तो इस सेक्टर में भी अभी भी मुझे निवेश के मौके नजर आते हैं। तो ताज GV के इंडियन होटल या फिर फर्टिलाइजर में अगर चुनना हो तो GNFC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपके रडार पर रहने चाहिए। लेकिन अब वक्त हो चला है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। सर, अगर स्ट्रैटेजी तैयार हो तो? बिल्कुल तैयार है, 100%। चलिए, तो पहले बजाते हैं बिगुल, उसके बाद सीधा दिखाते हैं आपको अनिल जी की स्ट्रैटेजी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संकेत देखते हैं, शो की शुरुआत में भी देखे थे लेकिन अभी फिर से क्रॉस चेक करते हैं और यूएस मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में अभी भी रुझान अच्छा थोड़ी सी अब हो गई, जो बिकवाली ज़्यादा थी अभी 6 अंकों के आसपास की रह गई है डाउ फ्यूचर्स पे। नैस्डैक फ्यूचर्स मात्र 3 अंक नीचे हैं, थोड़ी सी रिकवरी मान सकते हैं आप डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट जहाँ से बहुत मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे वहाँ से अभी भी कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, लेकिन कैक सबसे ज़्यादा चला है लगभग आधे फीसदी। इसके अलावा डैक्स और फुटसी पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रेंट और नाइमेक्स, इसके अलावा रुपया, ब्रेंट 71.48 के लेवल पे आज थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन फिर भी 71 के लेवल के ऊपर ही ब्रेंट का टिकना यही कहीं ना कहीं कुछ चिंता पैदा कर रहा है। और इसके अलावा रुपया ये मजबूत है, आज के सत्र में बाजार पर दबाव, लेकिन रुपया देखिए आप यहाँ पर 20 पैसे 19 पैसे के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है और 69 के लेवल के है ये नीचे 68.93 ये लेवल देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी होने वाली ऑप्शंस एक्सपायरी निफ्टी और निफ्टी बैंक की। निफ्टी पहुंच गया 11,586। तो पहले बताइए सर निफ्टी पे अब क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो डेटा ये कह रहा है कि इसको 11,600 के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और क्यों नहीं जाना है? वीकली एक्सपायरी में 11,600 के कॉल पर 46 लाख शेयर खुले हुए हैं अभी पड़े कॉल्स, और उसमें से 34 लाख शेयर आज ही राइटिंग हुई है। तो भारी भरकम शॉर्ट्स बने भयंकर वाले, और मंथली भी मिला दे तो 54-55 लाख शेयर शॉर्ट में खड़े हैं कॉल राइटिंग में 11,600 पर। 11,600 के पुट पर ज़्यादा नहीं है, वीकली में तो 12 लाख ही शेयर है और मंथली में 18 लाख शेयर। तो खाली वीकली कंपेयर करें रजत तो 12 लाख शेयर पुट में है और 46 लाख शेयर कॉल में, 4 गुना कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो अब इसमें 2 बातें होती हैं। पहली, इसका आसान विश्लेषण ये है कि 11,600 के ऊपर इसको बंद नहीं होना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए, बहुत आसान विश्लेषण है। लेकिन अगर रुपए की मजबूती को देखते हुए, बेहद ख़राब मूड को देखते हुए और बाजार के पिछले 3-4 दिनों के रुझान को देखते हुए कि आखिरी आधे 1-1 घंटे में चाल बदलने की जो सिस्टम है उसको देखते हुए, अगर किसी भी वजह से 11,600 के पार निकलकर 5 मिनट टिक जाए, टाइम नोट कर लीजिए 3:05 3:05 के तक अगर ये 11,600 को पार करके टिकता है और 5-7 मिनट टिक जाता है, तो आप 11,600 11,675 आज ही आते हुए देखें। 650 से 11,675 आज ही देखें। तो अगर 11,600 के पार निकल कर टिके तो खरीदारी कीजिए। फिलहाल जिस तरह की पोजीशन बनी उसको देख के लगता नहीं कि टिकना चाहिए। 11,600 के ऊपर एक्सपायरी मिलना बहुत मुश्किल होगा, मतलब ये बहुत, वो क्या कहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। डेटा वो बता रहे हैं। अच्छा, फिसलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ से? थोड़ा रिकवर तो हो गया मार्केट वैसे। हाँ, फिसलने की प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बता दूं कि 11,500 के नीचे नहीं जाएगा, चिंता न करें। 11,500 के पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है 59 लाख शेयरों का है मंथली और वीकली मिलाकर, तो उसके नीचे जाएंगे नहीं। वीकली में भी 33 लाख शेयर खुले हुए हैं, तो रेंज साफ दिख रही है कि आपको इससे ज़्यादा ऊपर ये जाना नहीं है। तो सिंपल चीज़ है। चलिए, तो हम अभी 15 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। अगर ये 3:05 तक 11,600 के ऊपर निकले, उसके ऊपर टिके, तो 11,600 के ऊपर निकल के टिक भी गए तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए, किसी भी हालत में आप 11,650 के ऊपर एक्सपायरी नहीं देखेंगे। 11,600 तो अगर 11,600 के ऊपर टिके तो 11,650 तक की रेंज बनती है, और नहीं तो फिर आप एक्सपायरी 11,550 के करीब देखेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो 11,600 निकालना बहुत ज़रूरी, नहीं निकलता तो फिर छोड़ दो। मौजूदा लेवल पे ट्रेड करें ना करें? 11 नहीं करिए। 30 पॉइंट नीचे है, ऊपर अगर हम देख रहे हैं अभी कुशन भी जो समझ रहे हैं वो भी लगभग 15-20 पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। मतलब मुझे या तो फिर ये कि अगर अभी ट्रेड लेना ही है 11,585 पर, तो 15 पॉइंट के रिस्क शॉर्ट कर दीजिए। 11,600 का स्टॉप लॉस है, 11,550 का टारगेट, ठीक है। इतना मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो आखिरी 1 घंटे में क्या आप मतलब लूटोगे, पूरा खजाना लूट लो। एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी का 30 पॉइंट 15 पॉइंट का एक्सपायरी के दिन पोजीशन ऐसी बनी, क्या करेंगे आप? अगर अभी आपको ट्रेड करनी है तो 11,585 पे शॉर्ट कीजिए, 11,600 का स्टॉप लॉस, 11,550 का टारगेट, 35 पॉइंट 30 पॉइंट, ठीक है। अगर आपको आखिरी 5 घंटे में 40-50 मिनट में 35 पॉइंट मिल जाते तो बुरे थोड़ी 30-35 पॉइंट, यानी कि जो लो लेवल्स हम अटेम्प्ट कर रहे थे दोबारा उसकी तरफ फिसल तो आ सकते। मुझे नहीं लगता 11,600 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, मुझे लगता नहीं। चलिए ठीक है, तो 11,600 को लगाते हैं एक स्टॉप लॉस। उसके फिर से अगर टारगेट्स बैठे तो 11,550 ये लेवल्स रहेंगे। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश हम ऑलरेडी आज के दिन में कर चुके हैं और फिर से ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली फिर से देखने को मिला। अच्छा, निफ्टी बैंक, यहाँ तो आप बोल रहे थे कि ये निफ्टी के कंपैरेटिव ज़्यादा वीक नजर आ रहा है। इन स्तरों पर बेच कर चलें, खरीद कर चलें? आज के दिन का सेटअप क्या होता है? शॉर्ट करना चाहिए, जितना 29,800 के नज़दीक शॉर्ट कर पाएँ बहुत बढ़िया। 29,800 के नज़दीक शॉर्ट कर दिए। 29,850 का स्टॉप लॉस है, 29,700 के आसपास के टारगेट के लिए। 29,700 का टारगेट
29,800 पे करना है शॉर्ट, 29,850 का स्टॉप। ये तो एक ही रणनीति रखी है इस पे, क्लियर शॉर्ट है, यानी बैंक निफ्टी लेना ही नहीं है। 29,800 के ऊपर निकलेंगे ही नहीं, ऐसा किसी भी तरीके से नहीं। 29,850 स्टॉप लॉस 29,850 का देखो अभी हमें 29,750 पे 29,800 का इंतजार करें बेचने के लिए। हाँ 50 पॉइंट का भी और 40-50 पॉइंट ऊपर आ जाने फिर बेचिए, वहाँ पर सेफ रहेंगे अगर मिल जाता तो। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो अलग बात है कि फिर आप किश्तों में बेचिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वैसा, लेकिन बेचने ही खरीदना नहीं है बैंक निफ्टी, ये क्लियर है। और अगर आपको और एक से ज़्यादा लोड करना हो तो 29,800 29,850 दोनों पे कर दीजिए, तब स्टॉप लॉस 29,900 का लगा लीजिए, वो तरीका भी है। तो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि 29,700 के आसपास शायद कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। इससे ऊपर की एक्सपायरी मुझे मुश्किल लग रही है थोड़ी सी, 29,700 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, और 11,560 565 इसके आसपास कहीं शायद निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। अच्छा अब ये बताइए क्लोजिंग बेसिस पे क्या लेवल्स आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए, या फिर बिल्कुल ही आप समझ रहे हो कि सेटअप बिगड़ चुका है, सारे लेवल्स खराब हो? अगर आज फिर 11,600 के नीचे आप बंद थे तो खराब ही। 11,600 के नीचे? हाँ 11,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, और निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी 29,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। और इन लेवल से तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं उनके नीचे की क्लोजिंग नहीं तो ठीक है कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आखिरी मिनटों में एक्सपायरी का दिन है, बहुत पोजीशन बनी हुई, कहीं भी मार्केट घूम भी सकता है, शॉर्ट्स बहुत है। आप खाली डेटा प्योरली देखेंगे तो आपको कोई वजह नहीं मिलेगी कि आप तेज़ी के बारे में सोचें। तेज़ी के बारे में सोचने की एकमात्र वजह है कि अगर पुट के सामने कॉल 4 गुना राइट किए हुए हैं शुभम जी, तो कभी किसी वजह से अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए तो फिर ज़बरदस्त होगी। शॉर्ट्स बहुत हैं, क्या लग रहा है आपको? 11,600 का जो कॉल ऑप्शन की आपने बात की वो बहुत हैवी है, बहुत और अगर गलती से भी अगर मार्केट उसके ऊपर गया तब तो मुझे लगता है 50 पॉइंट इमीडिएट। हाँ इसमें दिमाग क्या कह रहा है कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, डेटा देख के दिल कह रहा है कि भाई आप इतना दिमाग पे भरोसा मत करो, कभी फेल भी हो सकता है दिमाग आपका। तो अगर गया तो आप वो अगर मगर को ध्यान में रखिए, बाकी डेटा खाली डेटा देखेंगे आप कह दीजिए आंख बंद करके कह सकते हैं 11,600 के ऊपर बंद नहीं होगा। चलो ठीक है, फिलहाल की प्रोबेबिलिटी तो 11,600 के ऊपर नहीं लग रही है निफ्टी पे, तो इसी को लगाइए एक स्टॉप लॉस, उसके बाद 11,550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 29,700 ये लेवल रहेगा निफ्टी पे एज अ टारगेट, लेकिन 29,800 के आसपास बनाइए शॉर्ट, 29,850 के एक स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मार्केट पे एक बार फिर से एक्शन देखते हैं आज के सत्र पे। जैसे हमने बैंकिंग की बात की थी, तो बैंकिंग पे आज जो चढ़ा है निफ्टी बैंक पे, एक बार वो स्टॉक देखते हैं, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, दो स्टॉक्स हैं जो आज किसी ना किसी तरीके से निफ्टी बैंक को होल्ड करने में यानी कि संभालने में काम योगदान दे रहे हैं। SBI 1% के आसपास ऊपर है 314 के लेवल पे। शुभम जी देख के बताएं सर, ये कंफर्टेबल है सिचुएशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, या फिर फिर से बिकवाली का मौका दे रहा है आज? रजत जी यहाँ पे अगर देखें तो जो बड़ा रैली हुआ था स्टेट बैंक में 260 से लेकर के 330, ये स्ट्रेट अवे एक मूव देखने को मिला था। उसके बाद मुझे लगता है ये जो पुल बैक है वो टेम्पररी है, और 2 दिन पहले जिस तरह से शैडोज फॉर्म हुए उसके बाद मुझे लगता है कि 308 309 अभी एक बॉटम बन चुका है, और उसके नीचे फिसलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे जो रणनीति है वो यही है कि अगर कोई भी यहाँ पे गिरावट होती है, और करंट लेवल पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए, एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेड बनाएं। 308 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अपसाइड में 332 रुपये तक का टारगेट मुझे लगता है SBI में आता हुआ दिखेगा। तो एक पोजिशनल ट्रेड है, बट मेरी यहाँ पे SBI में खरीदने की राय होगी। अच्छा, एक ना आज ब्लॉक डील हुई थी पेट्रोनेट LNG पे, 14 लाख शेयरों का सौदा 240 के लेवल के आसपास। श्रीकांत जी देख के बताएं, पेट्रोनेट LNG से ये करेक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो गिरावट थी आ गई, अब क्या तेजी बन सकती है स्टॉक में? आज गिरते बाजार में अच्छी एक्टिविटी है, 240 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। रजत देखिए, इसने वैसे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तो छू लिया है 235 234 के आसपास, और इसकी ओवरऑल एक रेंज है वो 255 से लेकर 235 के बीच में की है। मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट तो लिया है, और जो इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये सब स्टॉक्स लो बीटा स्टॉक्स है, इनमें कभी कभार हमें एक्शन देखने को मिलती है, बट अगर फिर भी अगर कोई काम अगर कर रहा है तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है, या तो अगर लॉन्ग हो तो लॉन्ग कंटिन्यू किया जा सकता है, और टारगेट्स रहेंगे 250 के करीब के रहेंगे। अनिल सर, जो CERC का फैसला आने वाला था उसकी कोई टाइमलाइन, कोई डेट तो नहीं पता थी वैसे? टाटा ये पार और अदानी पार दोनों डे हाई पे ट्रेड आज आने की संभावना है। अब वो संभावना 3 दिनों से चल रही, मंगलवार से ही। अब वो कब आता है पता नहीं चल रहा है, वो कितना टाइम लगा, लेकिन फिर आज भी ये बातें हो रही थी कि शायद आज आ जाए, शायद आखिरी। अब मैं भी वही एग्जैक्टली मेरी भी नजर वही थी। इवन टाटा पावर देखिए डे हाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव, कुछ अनयूजुअल मूव मिलता है ना तो एकदम से फिर पकड़ में आ जाती है, खबर याद आ जाती है कि मैं 2 बार तो रिकमेंड कर चुका हूँ टाटा पावर, अब आते ही नहीं फैसला तो मैं क्या करूँ।
ये मुझे पता है फैसला आएगा उस दिन चलेगा। अब आज फिर देखिए पिछले 5 मिनटों में एकदम गर्म हो गया। तो तैयारी तो है, लग तो रहा है। टाटा पावर साथ ही चल रहा है। अदानी पावर बताएंगे कुणाल जी और टाटा पावर बताएंगे श्रीकांत जी। श्रीकांत जी टाटा पावर के चार्ट्स वगैरह देख के आप तैयार करिए और अदानी पावर के चार्ट्स बैन में होने की वजह से कुणाल जी के पास जाएंगे। कुणाल जी बताइए, पहले आप शुरुआत कीजिए। अनिल जी, मैं भी अभी सारे पावर स्टॉक्स ही देख रहा था और अडानी पावर में मुझे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 51 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट आएगा तो 51 के ऊपर अगर आज अडानी पावर क्लोज करता है और अगर आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 50 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। 51 के ऊपर क्लोज आने पर बाय करें। 54 तक ज्यादा दिख रहा है मुझे। और श्रीकांत जी टाटा पावर, इस पे क्या एक्शन बढ़ सकता है सर? टाटा पावर में आप देखिए 69-70 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है और पिछले 4 या 5 दिनों से उसने 70 के लेवल को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। वैसे स्टॉक रेंज बाउंड है और 78-79 के ऊपर जाता भी नहीं है, तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि हम 78 या 79 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 71 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन रजत, अगर आप सीजी पावर को देखते हो कि जहां पे आप हमेशा बात करते हो या तो अपनी टीम हमेशा बात करती है बैन से बेनिफिट में, तो सीजी पावर में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक फॉर्मेशन है। काफी अच्छी एक रैली हुई थी, 20-22 रुपए से वो चला था, स्टॉक 45-47 तक गया था और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला था स्टॉक में। मुझे लगता है उसका करेक्शन पूरा हो चुका है 37-38 के करीब और अभी वापस ये स्टॉक 46-47 के लेवल्स को छू सकता है। तो यहां से काफी अच्छी एक अगर प्राइस रिट्रेसमेंट अगर एक्सपेक्टेड है तो मुझे लगता है सीजी पावर में एक्सपेक्टेड है और करंट लेवल से सीजी पावर को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, सीजी पावर को करें लॉन्ग, लेकिन एक और स्टॉक तैयार रखिए आप। श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि फिर से वक्त है हमारे दर्शकों की सेल्फी लेने का और आज हमने नई योजना की शुरुआत की है, वोट के बदले शेयर। आप वोट दीजिए, फोटो खींचिए, भेजिए जी बिजनेस को और हम आपको देंगे उसके बदले में 1 शेयर गिफ्ट के तौर पर। मतलब गिफ्ट मतलब आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा, इस बार तो गिफ्ट जो को बीटीएसटी कॉल भी है, वो शुभम जी की आने वाली है, तो पहले आप सेल्फी फटाफट से बता दीजिए, उसके ऊपर गिफ्ट देंगे। और एक ये हैशटैग यूज कर लीजिए, मेक योर मार्क। अच्छा, तो सबसे पहले आइए देख लेते किन किन हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है फोटो। अरे पीछे कौन, डिम्पी? वाह, डिम्पी जी के साथ क्या बात है। डिम्पी जी की तरफ उंगली उठाते हुए महेश त्रिपाठी साहब, बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने। ओके, एमसी चतुर्वेदी साहब ने अपने आधार कार्ड के साथ वो फोटो खींचवाई, नहीं इलेक्शन कार्ड है, वोटर्स आईडी, इलेक्शन आईडी कार्ड है, तो उन्होंने भी वोट दिया है। और दीपेंद्र सिंह ने भी अपनी फोटो दी, खींच के भेजी है चुनाव में वोट डालने के बाद। ये एक और ललित है हमारे अगले दर्शक नागपुर से। क्या बात है, ललित एकदम पहले बार वोटिंग किए हुए ऐसा लग रहा है जिस तरह से, क्योंकि हम भी वोट करने के बाद फोटो खिंचवाते, लेकिन शेड्स वेड्स पहन के एकदम बाल में जेल लगा के ललित जी जिस तरह से खिंचा रहे हैं, इसका मतलब ये पहली बार ही वोट किया ऐसा लग रहा है। कैसे मतलब एकदम स्टाइल में एकदम मतलब लग रहा है बिल्कुल वो। अच्छा, राठौड़ साहब ने भेजी है पूरे एचयूएफ के साथ अपनी तस्वीर और परिवार के तीनों सदस्यों ने लगता है वोट किया है। बहुत ही अच्छी बात है, पूरा परिवार डेडिकेटेड है देश के लिए वोट करते हुए, बहुत बढ़िया। तो ये है आपकी तस्वीर और वीवी रॉय साहब हैं। अच्छा, क्या बात है, डिक्लेयर कर दिया। हाँ, इन्होंने तो बता भी दिया वोट किसको दिया है। हर्ष सिंह साहब ने भी गुस्से में ही सही लेकिन वोट तो किया है। कोई बात नहीं हर्ष जी, थोड़ा आपके नाम की तरह हर्ष में रहा करें। अभिषेक शाह साहब ने वोट किया है और वोट करके उन्होंने भी अपनी तस्वीर भेजी। ढेर सारी तस्वीरें आई है, क्या बात है, लोग एकदम पूरे उत्साह से भाग ले रहे हैं। अमोल महाजन हैं नागपुर से, जिन्होंने फ़ोटो खींच कर बहुत ही प्यारी से स्माइल भेजी है फोटो। और रामपाल सिंह मलिक, इन्होंने भेजी है तस्वीर अपने किसी फैमिली मेम्बर की है, जिन्होंने ये फोटो अपनी भेजी है। और मनीषा जी हैं हैदराबाद से। क्या बात है, मैं वही कह रहा हूँ, आज हैदराबाद से बहुत सारे दर्शकों ने तस्वीरें भेजी, हम तो सारी ले नहीं पाए लेकिन बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। तो ढेर सारी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बदले में आपको इनको कहना है थैंक यू। श्रीकांत जी, आपको 1 शेयर इन्हें बताना है, इन्होंने जो वोट देकर देश के लिए जो काम किया है वो बताइए। श्रीकांत जी, कौन सा स्टॉक आप इन्हें रिकमेंड करेंगे? अनिल जी, जैसे कि वोटिंग हो रहा है और काफ़ी सारा जो एक व्यू बना हुआ है कि जहाँ पे शायद जो रूलिंग गवर्नमेंट है शायद उसी को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये होता है तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो एक बड़ी तेजी आएगी वो सब पीएसयू स्टॉक्स में आएगी और स्पेशली पीएसयू बैंक्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी।
मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम बाय करके चल सकते हैं और इसका फॉर्मेशन जो है अगर आप देखेंगे तो 9 साल का एक ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। रिलायंस में भी ऐसे ही 900 950 के करीब अच्छा एक ब्रेकआउट आया था 10 साल के बाद, और फिर उसके बाद रिलायंस ने एक अच्छा बोनस भी दिया था। 3 गुना नहीं तो एटलीस्ट स्टॉक 2 गुना हो सकता है, ये हमारी आशा है। और वैसे भी वर्स्ट इज ओवर फॉर द बैंक, ऐसा काफी जितने भी फंड मैनेजर्स है या तो जितने बड़े बड़े एनालिस्ट है वो बात कर रहे हैं और टेक्निकली भी ये सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं और ये जो भी वोटर्स है वो सभी ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 350 से लेकर 400 के टारगेट्स मिनिमम आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। एसबीआई खरीदारी करने के लिए आए जो सारे वोटर्स हैं उन्हें एक ही राय, एसबीआई खरीद सकते हैं। आइए बिगुल बजाते हैं और बीटीएसटी का बिगुल नहीं, बीटीएस डबल टी, बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो, ये है बिगुल का नाम और एनालिस्ट का, एक्सपर्ट का नाम है शुभम अग्रवाल। शुभम जी बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक भागता जा रहा है तो पहले लेवल बता देते। पकड़ो उसको। पकड़ने की कोशिश तो हम कर रहे हैं बट थोड़ा इसमें समय चला गया। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 840 का कॉल ऑप्शन 46 पे था, अभी 50 हो गया, तो यहाँ पे भी खरीदें। 40 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में 65 का पहला टारगेट, 75 का दूसरा टारगेट, ये 2 लेवल के साथ हम यहाँ पे खरीदेंगे। अब इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखें तो एक टेक्निकली एक पैटर्न होता है ट्विजर बॉटम का, जहाँ पे ट्विजर बॉटम, ट्विजर 2 दिन का लो अगर सेम है तो उसको ट्विजर्स बॉटम हम बोलते हैं। अच्छा, वो फॉर्म होने के बाद आज एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है और आप लास्ट मोमेंट पे अगर देखेंगे पिछले आधे घंटे का वॉल्यूम और जिस तरह से पार्टिसिपेशन आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल के लिए काफी बड़ा परफॉर्मर यहाँ पे बन सकता है, तो इसलिए 840 के ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, 800 और मेरी नॉलेज में तो है लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज से बता दीजिए। जहाँ तक मुझे याद है आपका आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्राइक रेशियो लगभग 100%। अनिल जी, ये मेरी नॉलेज में तो बजट वाला जो शो हुआ था जिसमें हम सब बैठे थे वहां पे बजट कैफे में, वो पहला दिन था जहां से मैंने पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आईबुल हाउसिंग पे बाई करने के लिए बोला था। 600-610 का भाव होगा और तब से सिर्फ ऊपर ही जा रहा है और उसके बीच में आई थिंक 8-9 बार हमने बाई कॉल दिया। बराबर है, हर बार चले। मैंने सही पकड़ा है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जब शुभम जी के मुंह से निकले ना, समझ लीजिए न सिर्फ शिवम जी के मुंह से शुभ होने वाला बल्कि आपके अकाउंट में लाभ भी होने वाला है, ये मान के चलिए। ये वाला डायलॉग मेरा डिम्पी जैसा लगा हुआ ना आपको? डिम्पी का डायलॉग इसी तरह का होता है ना, क्यों डिम्पी? सर ऐसे ही है, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ ऐसे होते हैं। तो शुभम है हमारे साथ तो फिर लाभ जुड़ जाएगा। बस तो ठीक है, लेकिन लाभ जुड़ाने के लिए आपको डिम्पी जी भी आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में मुनाफे का चुनाव करवाने के लिए। जबरदस्त शेयर था कल, अरे अच्छा उसमें क्या जबरदस्त नहीं, अब इंटरेस्टिंग तो देखो, ग्लोबल स्पिरिट्स बताया था ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रू ही साथ साथ चल गए, वो तो आज के सत्र में आउट। हाँ, यही तो डिम्पी जी की ताकत है। देखिए, लीडर चलते हैं, उनके नीचे वाले तो बहुत सारे चल जाते हैं, लेकिन नीचे वाले शेयर लीडर को चला पाए तब तो मजा आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आइए देख लीजिए। शुरुआत आज करते हैं ग्लोबल स्पिरिट से। भारत की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है, ये भारत के ही ब्रांड बनाती है। जो भी रेसिड्यू उगाता है उससे बकायदा ये पशुओं के लिए चारा भी बनाते हैं, तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अलग अलग तरह से ये काम करते हैं। 220 के लिए आप टारगेट के लिए खरीदारी करें। 150, 153 आ गया, 155 के ऊपर चला जाएगा तो और तेज होगा। बिल्कुल 4% में मजबूत है। तो आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई है डिम्पी जी। अभी इसी तरह का एक शेयर और लगेगा तो वो आपके लिए बिगुल बजाऊंगा, उसके बाद आपको बताना है। लेकिन बिगुल बजे उसके पहले एक बिगुल और बजाना है और वो बिगुल है कुणाल जी के लिए। कुणाल जी के लिए बिगुल बजा दीजिए, चार्ट कॉर्नर का बिगुल। एक बार पहले चार्ट कॉर्नर का, फिर डिम्पी जी के पास फिर आएंगे। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है एसआरएफ पर। कुछ दिनों पहले मैंने जिक्र किया था कि खरीदारी करनी चाहिए साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पर। एसआरएफ को देखें तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, नैरो रेंज में है, नए हाइस के पास खड़ा हुआ है और बड़ा अपमूव शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। टेक्निकली
छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, एक परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म खरीदारी का। ओवर टू कुणाल जी। देखिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कैंडलस्टिक में 3 राइजिंग मेथड पैटर्न बना है। 4 दिनों से स्टॉक धीमी गति से नीचे आया है और आज दोबारा इसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो मौजूदा स्तरों पर एसआरएफ को बाय करना है। यहां पर 2450 रुपए पर 2450 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ऊपर जो पहला लक्ष्य होगा वो 2525 का और दूसरा 2550 का है। तो अग्रेसिव टारगेट्स हैं। लाइफ टाइम हाई के करीब एसआरएफ ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। स्टॉप लॉस 2450, टारगेट 2525, 2560। 2450 स्टॉप लॉस है, 2525, 2525 स्टॉप पहला टारगेट है और दूसरा भी है 2550। ये है आपके लिए 2 टारगेट और इसके लिए आपको करनी खरीदारी। लेकिन खरीदारी बाजार में होती दिख रही है और कुछ इंटरेस्टिंग माहौल बनने की तैयारी है। आखिरी 25 मिनट बहुत एक्शन वाले रह सकते हैं क्योंकि 11,600 पर आ चुका है, निफ्टी 29,800 पर आ चुका है, बैंक निफ्टी दोनों बेहद अहमियत वाले लेवल पर और ग्लोबल स्प्रिट 5% ऊपर है आज फिर से। आइए डिम्पी जी के लिए बजाइए बिगुल मुनाफे का चुनाव। बताइए डिम्पी, आज कौन सा शेयर चुना है? देखिए सर, कल हमने खाने पीने में से पीने की बात की थी, आज खाने की बात करेंगे और खाने के अंदर आप रखेंगे प्रताप स्नैक्स को। ओके। वजह इसकी यह है कि चुनावी रैलियों में और प्रचार के दौरान जो स्नैक्स बांटने का चलन है, खाने का चलन है, वो भारत में सबसे ज़्यादा है। वो इसी कंपनी के सिर्फ आपको सेल से पता लग जाएगा, जब मैं आंकड़े अभी आपके सामने रखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमकीन, चिप्स, केक समेत करीब 50 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है। ये अलग अलग फ्लेवर में है और इनसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने वाले इस तीनों कैटेगरी में देश की और कोई कंपनी नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, येलो डायमंड्स, अगर आप सीधा प्रताप स्नैक्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो येलो डायमंड्स के चिप्स आपको जब पता होंगे, आप नहीं खाते होंगे तो आपके बच्चे जरूर खाते होंगे, क्योंकि रिंग्स के अंदर ये नंबर 1 कंपनी है। जो क्रैक्स के जैसे रिंग्स आते हैं उसके अंदर ये नंबर 1 कंपनी है देश की। नेचो नया इनका ब्रांड है, बहुत सक्सेसफुल है, मुंबई में बहुत खाया जाता है। आप हर रेलवे स्टेशन पे देखेंगे ज़्यादातर लोगों के पास वही प्रोडक्ट होगा। यमपाई, रिंग्स, पफ, ये कुछ एक इनके प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत फेमस हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल्स है। अब सेल्स की और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मैं आपको बात बताता हूँ। इनकी 3 अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 6 इनके पास लीज पे ली हुई यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स के साथ एक काम करते हैं और करीब 90 लाख पैकेट रोज की सेल है इनकी। 90 लाख, सुनिएगा गौर से, 90 लाख रोज के सेल्स कर देते हैं अपने पैकेट्स की और करीब 3800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इनके देश के अंदर है। इतना बड़ा सर्कल है कि इंदौर के छोटे से शहर से हुई कंपनी इंदौर टू इंडिया हुई है। इनका टैगलाइन भी ये है, इंदौर टू इंडिया। अब उसके बाद आते हैं 27 राज्यों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है। सलमान खान इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं इन प्रोडक्ट के। अब आप ये सोचिए कि चिप्स वाली कंपनी है, सलमान खान इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो और इंटरेस्टिंग होंगे। अब आप देखिए इसकी आय, ये सिर्फ चिप्स बनाने वाली, केक बनाने वाली कंपनी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेती है। अभी हमने पिछले 3 साल का ट्रेंड देखा, 750, 900, अब 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली कंपनी बनी है। उसके बाद इसका हमने मुनाफा चेक किया, क्योंकि इनमें मार्जिन ठीक ठाक होता है, तो मुनाफा जब देखा तो वो भी अच्छा था, 21 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ 20 करोड़, लेकिन इस बार क्योंकि 17 में लिस्ट हुई कंपनी है, 44 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बनाया है। इसी तरह से इनका कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे, 16, 17, 18 का 57, 42 और उसके बाद सीधा डबल 86 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया। ये सब बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, इसमें कोई भी ऐसा क्रम नहीं दिखा हमको जो कहीं पे कमजोरी दिखाए। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी 200 करोड़, फिर 230 करोड़ से ऊपर और उसके बाद 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ ऑफ द कंपनी हो चुकी है। तो सेल्स के आंकड़ों के हिसाब से जीएम फाइनेंशियल की रिकमेंडेशन भी है। हालांकि रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है जीएम फाइनेंशियल्स की, क्योंकि जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट छापी थी। इनके बेस पे 1390 का टारगेट दे रहे हैं, आज शेयर 1000 से भी नीचे है। तो 1390 का टारगेट है जेएम फाइनेंशियल का, लेकिन 950 के आसपास कर रहा है ट्रेड और जैसे जब भी बोल रहे थे वैसे वैसे रफ्तार है स्टॉक पे तेज बनी। देखिए दिन की उच्चतम स्तर पे। बहुत शुक्रिया। ये दूसरी बार परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही। पहला स्टॉक था ग्लोबल स्पिरिट्स और अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक प्रताप स्नैक्स, यहाँ पर भी एक्शन बहुत तेज है 945 के लेवल पे। आशीष जी आपके पास मैं आता हूँ। एफएमसीजी में मैंने आपसे ही राय ली थी सर, लेकिन ये जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है प्रताप स्नैक्स, अगर इसको ट्रैक करते हो तो इसके बताइए वैल्यूएशन फ्रंट पे कैसी लग रही है कंपनी? फिलहाल 945 पे स्टॉक। जी बिल्कुल, हमने पिछले 1 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है स्टॉक में। स्टॉक 1400, 1450 से रेट से गिर के 800 रुपए तक नीचे आया था, बट अब दोबारा से चूंकि पूरा एफएमसीजी सेक्टर में एक बुलिशनेस है तो यहाँ पर भी बाइंग देखने को मिल रही है।
इसके अलावा प्रताप के फेवर में एक बात और जाती है कि जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि आप पेरिस का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो करीब 72% प्रमोटर के पास स्टॉक है और 10% की होल्डिंग इसमें एफआईज और इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स की है, तो 20% गई सिर्फ इसमें फ्लोटिंग स्टॉक है। लास्ट क्वार्टर के में थोड़ा सा जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था 12 से शायद 9 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था, तो मेरा मानना है उसको थोड़ा एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था और इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स हम दोबारा से चूंकि पूरा एफएमसीजी सेक्टर में सेल्स रिलेटेड कहीं कोई चैलेंज नहीं है, तो दोबारा से अच्छे नंबर्स देखेंगे। तो मेरा भी इस स्टॉक को बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है जो भी डाउनसाइड थी स्टॉक में वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। तो ये है स्टॉक प्रताप स्नैक्स जो अब 8% मजबूत हो चुका है। डिम्पी को वो 2 सेक्टर देते क्या रिसर्च करने के लिए? चुनावी एक्सपर्ट ना खाने पीने वाले सेक्टर डिम्पी के पास नहीं, लगातार दूसरे दिन परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। ग्लोबल स्पिरिट से चला तो आज चल गया। खाने पीने के सेक्टर स्पेशलिस्ट डिम्पी का रहा जो स्टॉक देखिए मतलब क्या भागे जा रहे हैं वहाँ। कल का ग्लोबल स्पिरिट और आज का प्रताप स्नैक्स दोनों ही स्टॉक तगड़ी तेजी के साथ 9%। एक बार पूछ लेते हैं ना कुणाल सर से कि रुकेगा भी, क्योंकि टेक्निकल भागते हुए शेयर, हाँ आपका वक्त वैसे भी आ चुका है क्योंकि नतीजों का सीजन है और अब जो शेयर भागेंगे करेंगे वो सब आपको ही बताने हैं। अब 10% हो चुका है प्रताप स्नैक्स। बताइए लेवल्स जल्दी से, और जिन्होंने डिम्पी की चुनावी मुनाफे का चुनाव सुन के खरीदा है उन्हें स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखने? अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह डिम्पी जी चुनाव के एक एक एस्पेक्ट पर बातचीत करते हैं कि चुनाव में क्या बंटता है और किस तरह से मिलता है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में जाने की कभी ना कभी इन्होंने पूरी योजना बनाई थी। यहाँ पर देखिए प्रताप स्नैक्स विशेष रूप से अगर चार्ट्स पे देखा जाए तो 994-95 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आती है। आज का डे हाई भी देखें तो 990 का है, तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि 995 एक रेजिस्टेंस होगी। 995 पार हुआ तो 1100 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो काफी पिट जाने के बाद स्ट्रक्चर में एक दोबारा से ब्रेकआउट आया है, तो 995 के ऊपर ही नई खरीदारी करें और 1100 का लक्ष्य होना चाहिए। 995 ये लेवल रखें ध्यान में, अगर इसके ऊपर निकलता है तो उसके बाद बहुत तगड़ी रैली यानी कि 1100 तक के स्तर भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल 995 एक हर्डल हो सकता है। पर जोरदार जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और लगभग 10% के आसपास के रिटर्न्स प्रताप स्नैक्स पे सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। अगर कुछ 5 मिनट पहले ही आपने ये देख लिया होता स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में हाथों हाथ रिटर्न मिल गए होते। अच्छा, जो 995 का स्तर कुणाल जी जो आप बोल रहे हो वो भी क्रॉस हो गया सर, 998 के लेवल पे, 996 के लेवल पे हो रहा है। रिवाइज करो सर। अरे कुणाल जी, डिम्पी जी जब बोल रहे थे लेवल बराबर बताया कीजिए, थोड़े बड़े वाले। नहीं यानी जी मैंने बहुत बड़ा लेवल दिया है 1100 रुपए का, तो मैं ये 10% और तेजी यहां से देख रहा हूं, लेकिन उसके लिए 995 पार हो जाए जी। नहीं आज के लिए 1100 आज का नहीं देखिए आज का टारगेट नहीं है, 1100 पोजिशनल टारगेट है आज के लिए। मुझे लगता है 995 का लेवल आए, मुनाफा बांधना चाहिए। डिम्पी जी ने बड़ा मुनाफा लोगों को करवा के दिया है, 995 के आसपास मुझे लगता है मुनाफा समेटना चाहिए। बस एक ही गड़बड़ रहेगी इस पूरे प्रताप स्नैक्स में, पूछो क्या? 999 के चक्कर में रह गया बस ये। 999 आज का हाई और आज का लो देखिए 891, पूरे 100 रुपए से ज्यादा, सेंचुरी से ज्यादा चला है स्टॉक, 50 रुपए। तो शानदार स्टॉक मुनाफे के चुनाव में इतनी मेहनत करके इससे पता चलता है कि जो अभी कुणाल जी भी कह रहे हैं जमीनी पकड़, आपके पास ग्राउंड की ग्रिप होनी चाहिए कि वाकई में खाली ऐसे यहाँ बैठ के आप बोलते हो कि ये इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है उसका बढ़ जाता नहीं। डिम्पी ने वो चुनावी रैलियाँ देखी हुई है, वो बूथ वूथ पे गए हुए हैं, प्रचार भी किया होगा, पक्का किया होगा। कल सुबह मैं और पूछ लूँगा। नहीं तो जो जिस तरह से वो वर्णन करते हैं ना उस पूरे सीन का कि हेलीकॉप्टर आ रहा है तो कैसे गरड़ की आवाज़ आ रही है, वो सब उन्होंने पूरा ये देखा हुआ है। इसीलिए जब इतना देख समझकर अनुभव के साथ जब स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं तो देखिए 10% ऊपर हो चुका है अब ये शेयर। इस बीच एसएल ग्रुप को लेकर जो खबरें आ रही है वो ये कि 30 सितंबर तक जो तय तिथि है उस तक वो सभी कंपनी के सभी लेनदारों को उनका जो भुगतान करना है उनका भुगतान करेंगे। तो ये उनकी तरफ से खबर आती हुई दिख रही है। जी एंटरटेनमेंट ये है वो स्टॉक आज दवा में है। और ये याद रहे कि जी मीडिया और जी बिजनेस जो चैनल आप देख रहे हैं वो जी मीडिया का हिस्सा है। जी मीडिया एसएल ग्रुप की समूह की कंपनी है और जी एंटरटेनमेंट भी एसएल समूह की ही कंपनी है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एक डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड। और इसमें शुभम जी तैयार है बिगुल के लिए, और आपके बिगुल के तुरंत बाद होगा बैन से बेनिफिट। ओके, पहले बिगुल BTS वाला।
बताइए सर। अनिल जी, हालांकि नवरात्रि का समय चल रहा है, बट फिर भी अगर आप लिकर स्टॉक्स को देखेंगे तो काफी अच्छा वहां पे बाइंग इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो यूबीएल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पे काफी एक्टिविटी बिल्ड होता जा रहा है। पिछले 30-35 मिनट में अगर यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न काफी समय से बना हुआ है, वहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में यहाँ पे 1426 का प्राइस है, यहाँ पे खरीद के जाना चाहिए। 1455 का पहला टारगेट, 1470 का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और 1405 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए 1405, 1405 ये लगाइए एक फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस। 1455 का पहला टारगेट है, उसके बाद 1470 ये दूसरा टारगेट यूनाइटेड ब्रूरीज पे। तो लिकर से जुड़ी कंपनियां जो बाजार पे एक्शन में है। वैसे तो पूरे बेवरेजेस सेक्टर अगर आप देखेंगे वहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है और टाटा ग्लोबल को भी जोड़ लीजिए उस पर, वहां पर भी आज के सत्र में अच्छी खरीदारी, लोअर लेवल से निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 214 के जोन पे, लेकिन बैन से बेनिफिट का रुख करते हैं और चलते देवांशी के पास। देवांशी, एक लंबी चौड़ी सूची है, कोई भी स्टॉक बैन लिस्ट से बाहर आने वाला है कि ये बताइए। कोई नहीं है, 7 स्टॉक्स बने रहेंगे। तो कोई नई एंट्री जो होने वाली है DHFL, यहाँ पे आप देखिए 97% मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, तो ये स्टॉक है जो आ सकता है यहाँ पे। फटाफट से निपटा दिया। DHFL 87-88% के आसपास की। अच्छा 96% पोजीशन। अच्छा कल थी 88। सुबह हमने 2-3 सवाल एक्स्ट्रा पूछ लिए थे ना देवांशी से, इसलिए देवांशी ने बोला जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन DHFL बॉर्डर पे 95% के ऊपर आता है ना, 97% हो चुकी है, तो ये आ जाएगा। हाँ, अगर कम नहीं हुई तो ये आ ही जाएगा, ये बात ठीक है। चलिए, तो इस पर रखिएगा आप ध्यान। DHFL श्रीकांत जी, जरा इस स्टॉक पर बताइए। स्टॉक 3.5% मजबूत, डे हाई पर बंद हो रहा है, बैन में जाने की संभावना भी है। तो जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक करें या कल के लिए भी लेकर जाएं? अनिल जी, ये जो DHFL में जैसे वीकनेस बना हुआ था पूरे हफ्ते में या पिछले कई महीनों में, उसके बाद एक जो रिकवरी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि जब ये बैन में जा रहा है तब इसमें जो एप्रिसिएशन देखने को मिला है बॉटम से वो काफ़ी गजब का है। ये 100 रुपये के करीब था, वहाँ से 175 के करीब है। तो मुझे लगता है कि जो भी पोजीशन बदले में खड़ी है उसे कंटिन्यू करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो 183, 185 के टारगेट्स समझ में आ रहे हैं और बेस्ट के सिनेरियो में 193 के टारगेट्स है, लेकिन एटलीस्ट 183, 185 के टारगेट्स आने वाले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो उसे पोजीशन, जो भी पोजीशन लॉन्ग की है वो कंटिन्यू की जा सकती है। तो चलिए, तेजी की पोजीशन कंटिन्यू की जा सकती है, लेकर आप जा सकते हैं, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन 3:17 हुए, आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से एक बार जी बिजनेस के सभी दर्शक जो आज 91 सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और जब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए आशीष जी तैयार है, आशीष माहेश्वरी जी, जो आपको वोट के बदले में 1 शेयर रिकमेंड करेंगे। तो आपका वोट चुनेगा सरकार और आप वोट दीजिए, फोटो खींचिए और वो फोटो भेज दीजिए जी बिजनेस को। हमारे ट्विटर हैंडल पर भेजिए या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भेजिए, हैशटैग यूज़ कीजिए मेक योर मार्क। और अब जो तस्वीरें आई देख ली, अरे बाप रे, मनोज जी तो क्या एकदम सनी देओल की तरह यंगमैन वाली उंगली दिखाते हुए, लेकिन वोट डालकर आए, ये अच्छा काम किया है मनोज जी ने, ये उनकी तस्वीर बधाई। और इसके बाद राजीव कुमार सिंह साहब अच्छी मुस्कान के साथ वोट खिंचाया है उन्होंने, और बहुत ही अच्छी बात है, वोटिंग करके आए। गाजियाबाद से अवनीत शाह हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और परिवार के 3 सदस्यों ने वोटिंग की है। बहुत बढ़िया बात है, पूरा परिवार आपका देश के प्रति प्रतिबद्ध है। और शशिकांत जी हैं नोएडा से अपने, अरे वाह, छोटा सा बच्चा है साथ में, वेरी गुड। तो ये बात अच्छी है कि बच्चों को भी आप साथ में रखने, पहले वो वोट ना करते हो लेकिन कम से कम उन्हें ये तो पता चलेगा कि वोट किया जाता है। धर्मेंद्र जी हैं और उनके साथ में उनका परिवार है, और वो भी आज वोट करने के बाद फ़ोटो खींच कर भेज रहे हैं। और परीक्षित जी है जिन्होंने सेल्फी ली है अपनी खुद फ़ोटो। ओह, राहुल देश पांडे साहब, ओके, 3 जनों की एक साथ फ़ोटो है, वेरी गुड। तीनों ने एक साथ वोट करने के बाद फ़ोटो खिंचवाई। राजीव मित्तल साहब ने भी अपनी फ़ोटो भेजी है वोट डालने के बाद। बहुत सारी फ़ोटो आ रहे हैं, माय गॉड, लगता है कल तक भी और लेने पड़ेंगे। प्रशांत चौधरी जी की फ़ोटो है जो आई है वोट डालने के बाद अपने परिवार के साथ, बहुत बढ़िया है। तो सुपर हिट सेगमेंट हो गया एक तरीके से। ध्वनि वर्मा, देख, हम अगली बार भी करेंगे जब वोटिंग बिल्कुल, और नहीं, हर चरण में होगा, हर चरण में, हर चरण में होगा।
ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव है। ये हम अपने दर्शकों के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। अजय जैन साहब की तस्वीर थोड़ी धुंधली आई है, लेकिन फिर भी हमें ये समझ में आ रहा है कि आपने वोट डालने के बाद ही खिंचवाई है। तो ये है आपकी सारी तस्वीरें, और इन सारी तस्वीरों से आशीष जी, जो ये सारे जी बिजनेस के दर्शक हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमने कहा कि खाली हम फोटो दिखाते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस आप इन्हें कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, कोई एक स्टॉक जो ये खरीदें? जी, एक स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ इन दर्शकों को और इन वोटर्स को जिन्होंने आपके साथ ये फोटोग्राफ शेयर किया और अपना कमिटमेंट दिखाया है डेमोक्रेसी में, तो वो स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। मेरा मानना है इस स्टॉक को थोड़ा सा करेक्शन में 1075 रुपए के आसपास खरीदा जा सकता है, और अगले 3 से 4 महीने में मेरा इस स्टॉक के लिए प्राइस टारगेट रहेगा 1200 रुपए का। अब उसके पीछे एक जो रीजन है, एक तो इस स्टॉक में पिछले 4 क्वार्टर से एफआईज अपनी हिस्सेदारी कंटेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं। यदि 4 क्वार्टर पहले देखें तो दिसंबर क्वार्टर में उनकी जो हिस्सेदारी से 5% थी, अब 12% हो गई है। तो आप देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट हर दिन, चाहे मार्केट कैसा भी हो, आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और आज भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है। और जो इस बिजनेस में है वहां पे कोई डी ग्रोथ के आसार नहीं है, क्योंकि वो कार इंश्योरेंस में जहाँ पे अभी थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, जनरल इंश्योरेंस में जो एसएमई या मशीनरी इंश्योर करते हैं वहाँ पे भी प्रीमियम बढ़ गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, और आईसीआईसीआई बैंक का पैट्रोनेज होने के कारण से क्रॉस सेलिंग की भी इनके पास में बहुत संभावना है। तो पिछले 10 सालों में करीब 1200% की ग्रोथ इनकी प्रीमियम इनकम में हुई है, और मेरा मानना है अगले 2 साल से 5 साल तक कंसिस्टेंट ग्रोथ देगी ये कंपनी। तो बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए चूंकि इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे, और मेरा मानना है 18 अप्रैल को काफी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, तो ये 1200 रुपए तक के प्राइस टारगेट के लिए आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और इसके नतीजे भी आएंगे 18 अप्रैल को, और आप उससे पहले भी खरीद सकते हैं। तो तमाम हमारे दर्शक जो वोट डाल कर आए वो ध्यान में रखें। इस बीच भेल, शुभम जी इसके चार्ट तैयार कर लीजिए, वायदा कारोबार के आंकड़े देख लीजिए, ढेर सारे यहाँ पर सौदे होते हुए दिख रहे हैं। भेल में 46 लाख शेयरों का हुआ है, और बेल में BEL में हुआ है 50 लाख शेयरों का। दोनों स्टॉक आपको तैयार करने हैं। उससे पहले BTST का एक बिगुल बजाना है मुझे श्रीकांत जी के लिए, और पहले श्रीकांत जी के पास, फिर ब्लॉक डील पर राय। ओके श्रीकांत जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि एक जो सीमेंट स्टॉक्स है उनमें काफी अच्छी एक तेजी देखने को मिल रही है। काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक साथ तेजी देखने को मिल रही है, जो काफी एक अच्छा सिग्नल बोला जा सकता है। इंडिया सीमेंट स्पेसिफिकली लॉन्ग किया जा सकता है, 109-109.50 के करीब है, और ये काफी अच्छे एक शार्प ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है। 109.50 के करीब है, 107.50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट्स रहेंगे 117 से लेकर 118 के। ओके, तो आप इंडिया सीमेंट को खरीद कर जाएंगे, एक बढ़िया है। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से दोहरा दें श्रीकांत जी जरा। हाँ, देखिए इंडिया सीमेंट बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 107 रुपए 50 पैसे। ओके, और टारगेट 117, और टारगेट्स रहेंगे 118 के। ओके, और अभी चल रहा है 110 के आसपास। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है राय। शुभम जी, भेल BEL तैयार है? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, और अगर सेक्टर को भी देखें तो पूरे के पूरे सेक्टर में यहाँ पे बाइंग इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। और BHEL में जिस तरह से आज का परफॉर्मेंस और वॉल्यूम एक्शन है, मुझे लगता है कि एक BTST के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कैंडिडेट है। तो BTST के तौर पे यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। 7480 के आसपास अभी फ्यूचर्स का प्राइस है, तो ₹1 का स्टॉप लॉस, मतलब 7380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अपसाइड में मुझे लगता है कि कल 7650 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो BTST के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग करके जाना चाहिए। जो 7380 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, और 7650 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, BEL पे शुभम जी इस पर भी कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर भी एक भारी भरकम सौदा हुआ, ब्लॉक डील चला नहीं स्टॉक ये। रजत जी, यहाँ पे अगर देखें तो ब्लॉक डील के बाद भी अपने रीसेंट लो के नीचे ये टूटता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका है कोई शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। और अगर कभी 92 या 90 के रेंज पे आएगा तब हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, बट फिलहाल बिकॉज यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी इंट्राडे में काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बार कोई ट्रेड अवॉइड करना चाहिए।
आशीष जी, ऑटो कंपनियों को नतीजे से पहले कैसे देख रहे हैं, और एक स्टॉक जो रफ्तार में है उसके ऊपर तो स्पेसिफिकली कमेंट चाहूंगा, वो है अशोक लेलैंड। आज के बाजार में भी लगभग 3%, 3.5% के आसपास के रिटर्न्स दे गया ये स्टॉक। ऑटो इंडस्ट्री पे आपकी राय और अशोक लेलैंड पे कमेंट्स। देखिए, अभी थोड़ा सा एक ट्रैक्शन बन रहा है क्योंकि ओवरऑल सारे लोग काफी बियरिश हैं ऑटो स्टॉक्स को लेकर, पर टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी डायरेक्शन को रिवर्स किया है। और मेरा मानना है कि यदि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर के बीच में यदि चूज करना पड़े तो मैं थोड़ा टाटा मोटर की तरफ बायस रहूंगा। मेरा मानना है काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है और इसका कारण से अब जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन स्टॉक में बढ़ रहा है। दूसरी बात है अशोक लेलैंड की, तो जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी थे वो भी उम्मीद से बेहतर ही आए थे, और ये लास्ट क्वार्टर में भी कोई बहुत ज्यादा उनकी सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ, बट मेरा मानना है प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर लेंगे, तो इसके कारण से दोबारा से थोड़ा सा में बाइंग देखने को मिल रहा है। बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे सिलेक्टिव होके बाइंग करने की जरूरत है, और टाटा मोटर्स इनफैक्ट इस सेक्टर में मेरा फेवरेट पिक है। अच्छा, जो चढ़ा है ना रिलायंस ने सपोर्ट किया मार्केट को, अच्छी खरीदारी और दिन के उच्चतम स्तर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है। एक बार देख के बताएं श्रीकांत जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी भी और बढ़ सकती है? अभी आप ही बोल रहे थे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आप ही की रिकमेंडेशन थी, ये सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव या फिर कल तक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का सेटअप कैसा लग रहा है आपको? रजत जी, इसका अगर आप फॉर्मेशन देखते हो तो उसने जितने भी 2018 और 2019 के बिगिनिंग में जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाए थे वो थे तकरीबन 1320 1325 के करीब के, और अगर आप आज के लोज भी देखोगे तो वो है 1329 के करीब के, और पिछले 3 दिन में 1325 29 के करीब ही ये स्टॉक सेटल होते हुए नजर आया है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि इसे अगर लॉन्ग करना है तो डेफिनेटली लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि टारगेट्स रहेंगे 1380 के टारगेट्स रहेंगे, जो यहाँ से 30-35 रुपए की गुंजाइश है, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 15 रुपए का। तो 1352 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1340 के करीब का स्टॉप लॉस रख के इसे लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेज था उसमें आज एक मन्नापुरम शामिल है। ये वायदा कारोबार में सबसे तेज चढ़ने वाला स्टॉक साबित हुआ, 6%। इंट्राडे में तो इसने और बेहतर लेवल्स भी छुए थे, 130 131 का लेवल ये छू चुका है वायदा कारोबार में। ऊपरी स्तर पर थोड़ा दबाव बना लेकिन अच्छा मूव था। मैक्स फाइनेंशियल एक और स्टॉक जहां पर लगभग 4.5% के आसपास के गेंस बनते हुए नजर आए। राकेश जी बताएं, मैक्स फाइनेंशियल से 4.5% मजबूत बंद हो रहा है आज के मार्केट पे। ओपन इंटरेस्ट हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है आज, लेकिन फिर भी ये सेटअप आज के हिसाब से 438 के लेवल पे किसी के पास भी पोजीशन हो तो उसको अभी बुक कर लेना चाहिए या फिर कल तक कैरी कर सकते हैं? नहीं रजत, मेरा ऐसा मानना है कल तक कैरी करना चाहिए। ऊपर में यहाँ पर अनदर 10-12 रुपए का इजीली अप मूव कल तक में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग भी रजत देखने को मिलेगी। तो जिसने लिया हुआ है वो होल्ड करे, और जिसने नहीं खरीदा वहाँ पे उसको नई खरीदारी भी यहाँ पे की जा सकती है। ओके, तो फिलहाल होल्ड भी कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ फ्रेश खरीदारी होती हुई दिख रही है। एम फॉर आपने मैक्स फाइनेंशियल पूछा? मैक्स फाइनेंशियल मन्नापुरम, एम फॉर मन्नापुरम 6% ऊपर है। अच्छा, एक ना टाटा ग्लोबल है, इसमें मैं देख रहा हूँ सुबह से 8% बहुत मजबूत है। 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और 3% स्टॉक आ गया ऊपर। 216। हाँ कुणाल जी, एक बार देखिए सेटअप टाटा ग्लोबल का 216 217 की रेंज, बहुत समय बाद छुआ सर इस तरह। देखिए बिल्कुल रजत, टाटा ग्लोबल में बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। मैं इसको अभी देख रहा था और इसने 212 के लेवल को पार किया है। मुझे लगता है कि 225 तक का एक मोमेंटम डेफिनेटली टाटा ग्लोबल में आपको बनते हुए दिखेगा। लेकिन जो अंतिम क्षणों का विनर है रजत, वो है रिलायंस। रिलायंस में मुझे लगता है कि बहुत क्लियर एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि रिलायंस अंतिम क्षणों में बढ़ रहा है। तो आपको कल भी रिलायंस में तेजी बनते दिखेगी। तो अगर एक BTST अभी तुरंत अंतिम क्षणों में लेना है तो रिलायंस होना चाहिए। मुझे लगता है कल भी ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिले। तो क्या टारगेट रखें सर, कहां तक के टारगेट्स, क्या लगाएं स्टॉप लॉस? देखिए स्टॉप लॉस 1340 का बहुत ही क्लियर स्टॉप लॉस है। 1380 तक जाना चाहिए। कल मुझे लगता है 1380 के लेवल्स आपको रिलायंस में देखने को मिलेंगे। मेरी राय में डेफिनेटली 1360 के आसपास रिलायंस बाय करके जाना चाहिए। तो 1340 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और 1380 1380 तक के टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्मार्ट रिकवरी थी, निफ्टी 11601 11602 के लेवल पर पहुंचा है। जी बिजनेस का पोल सटीक, निफ्टी बैंक नहीं निफ्टी का, इस बार निफ्टी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 11600 से 11650 के बीच एक्सपायरी कटेगी, और बिल्कुल उसी तर्ज पे 11600 पे तो आके खड़े हो गए। तो ये क्लोजिंग ठीक मानी जाएगी अगर इन लेवल्स पे हो जाती है तो 11600 तो एटलीस्ट होल्ड कर लिया किसी तरीके से। अब एडजस्टेड क्लोजिंग देख, हाँ कोई बुरी नहीं है, मतलब ठीक है। लाल निशान में बंद नहीं होंगे, यही ठीक है अपने आप में। और क्या है, कम से कम सेंसेक्स और निफ्टी पे आप हल्के से ही मामूली हरे निशान में बंद हो पाएंगे, और बैंक निफ्टी में हल्के लाल निशान के साथ। तो
29,800 के थोड़ा सा नीचे बंद होंगे। तो उन दोनों ही लेवल जो हमने करना है 29,800 के ऊपर की एक्सपायरी दिख रही है ना 11,600 के ऊपर की, तो डेटा को रिस्पेक्ट किया है मार्केट में तो कम से। और आज देखिए हाई 11,606 ही बनाया है, तो मतलब नहीं जा पाया बाहर, इतनी कॉल में हैवी राइटिंग होके रखी थी कि ऊपर बढ़ नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली बंद हो रही, यही बढ़िया बात है कि और पूरा दिन भर हमने 50 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी पर निकाल दिया। 11,550 लो, 11,606 हाई, इसी में काम हो गया है। 29,640 लो, 29,852 हाई, यानी कि 200 पॉइंट में ही काम हो गया बैंक निफ्टी पर। फाइनली प्रोविजनल क्लोजिंग आते हुए दिख रहे हैं 19 अंकों की तेजी के साथ 11,603 पर निफ्टी बंद हुआ है। 29,792 के साथ 11 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। वही सेंसेक्स 54 अंक ऊपर बंद हुआ है 38,640 पर। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है 11,596, बिल्कुल 11,600 के करीब निफ्टी हुआ है बंद 12 अंकों के फायदे के साथ, 17 अंकों के नुकसान के साथ। 29,786 ये है क्लोजिंग लेवल बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स ने 21 अंकों की मजबूती दिखाई, 38,607 पर हुआ है बंद। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आप दोनों का धन्यवाद। श्रीकांत जी और आशीष जी, शुक्रिया आपका। और स्टूडियो में शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज फाइनल ट्रेड में।